नमस्ते एवरीवन। इन दिस वीडियो अपन पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 11 क्लास 12th अपनी बायोलॉजी के। और चैप्टर का नाम है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। तो अपन इस वीडियो में क्या करेंगे, जो जो टॉपिक्स जिनसे पीवाईक्यू आया हुआ है नीट में उनको समझेंगे, उनका कंसेप्ट समझेंगे। उसके बाद अपन उसके पीवाईक्यूज पे जाएंगे। ठीक है। बात करें इस चैप्टर की पर्टिकुलरली, ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस, मतलब ये पार्ट है अपना, ये यूनिट नंबर 9th का बायोटेक्नोलॉजी। अब यूनिट नंबर 9th में अपने पास देखो दो चैप्टर्स हैं। पहला है पहला है अपने पास बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस, जो है अपना चैप्टर नंबर 11। और दूसरा चैप्टर है अपने पास बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस, जो है अपना चैप्टर नंबर 12। ठीक है। इस वीडियो में अपन क्या करेंगे, पहला वाला चैप्टर जो है अपना बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस, उसको पढ़ेंगे। ठीक है। ये दोनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, दोनों जगह इसके बहुत मतलब अच्छा वेटेज कैरी करते हैं ये। तो पढ़ना इनको जरूरी हो जाता है। ठीक है, ये तो होगी चैप्टर की बात। ठीक है। अब अगर अपन इस वाले चैप्टर की बात करें कि अपन को इसमें कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, तो देखो वैसे तो इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन अपन वीडियो में वो टॉपिक्स कवर करने वाले हैं जो जिनसे पीवाईक्यू आया हुआ है। ठीक है। तो अगर अपन मोटा मोटा देखें तो इनके इनमें दो टॉपिक्स ऐसे हैं जिनसे पीवाईक्यू आया हुआ है। ठीक है। वो दो टॉपिक्स कौन से हैं? पहला तो है अपने पास टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है। पहला तो ये है अपने पास, जिसमें अपने पास काफी सारी चीजें आएंगी। उसके बाद अपने पास दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोसेसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है। ये दो टॉपिक्स अपने पास ऐसे हैं जिनसे ही सारे पीवाईक्यूज आए हुए हैं मोस्टली। ठीक है। अगर मैं इसको पीवाईक्यू दिखाऊं आप लोग को, तो ये देखो। ठीक है। ये मैंने ऑनलाइन ही निकाले हैं टॉपिक वाइज। आपको भी मिल जाएंगे, आप सर्च करके देखना। टॉपिक वाइज कोई से भी चैप्टर डालना, पीवाईक्यूज मिल जाते हैं। ठीक है। तो ये मैंने निकाले हैं। तो पहला टॉपिक आप देख लो। पहला टॉपिक क्या है? टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है। तो इस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं, लेट्स सी। 43 क्वेश्चंस आए हुए हैं पास्ट ईयर के। अगर आप सारे क्वेश्चंस मिला के देखोगे तो सिर्फ इस टॉपिक से 43 क्वेश्चंस आए थे। इसका मतलब ये नहीं कि इसके आगे पीछे के टॉपिक्स नहीं आ रहे, इसका मतलब ये है कि जो आगे पीछे वाले टॉपिक्स है वो सपोर्टिंग टॉपिक्स है। ठीक है। ये अपना मेन टॉपिक है, आगे पीछे वाले सपोर्टिंग टॉपिक्स है। तो इसको अपन को पढ़ना है, इसको पढ़ने के लिए अपन को आगे पीछे वालों की जरूरत पड़ेगी। लेकिन आगे पीछे वालों से क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं आएगा, इसके थ्रू आएगा। ठीक है। जो नेक्स्ट टॉपिक जो मैंने बताया इंपॉर्टेंट आपको, वो था ये रहा, प्रोसेसेस ऑफ डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अब इसमें जो प्रोसेस है उससे काफी सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है। 44 से लेकर 68 तक क्वेश्चन आए हुए हैं। यानी अपने पास 24 क्वेश्चन इस टॉपिक से आए हुए हैं। तो दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं को मिला के अपने पास अ, अपना ये चैप्टर मोटा मोटा बना हुआ है। ठीक है। तो अब अपन एक एक करके इन दोनों टॉपिक्स का क्रक्स देखेंगे, ताकि अपन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए। और जैसे जैसे फिर अपने क्वेश्चंस आते जाएंगे अपन को और अपना ये टॉपिक क्लियर होता जाएगा। ठीक है। तो अपन स्टार्ट करेंगे फिर अपने पहले टॉपिक से, जो कि था टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। है ना। तो नाम से पता चल रहा है कि ना अपन इसमें उन सारे टूल्स की बात करने वाले हैं जिनसे अपन अपने पास जो नया डीएनए अपन बना रहे हैं, ठीक है, इंट्रोड्यूस कराने के लिए अपने क्या डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए, डिजायर्ड प्रोडक्ट्स के लिए। ठीक है। तो उस टेक्नोलॉजी में अपन को ऐसे कौन से टूल्स की जरूरत पड़ेगी जिससे अपना काम हो जाए। ठीक है। तो उन टूल्स को अपन इसमें पढ़ेंगे। है ना। अब की टूल्स के बारे में इसमें लिखा हुआ है क्या, देखो कि recombinant DNA technology can be accomplished only if we have the key tools. ठीक है। that is that is restriction enzymes, polymerase enzymes, ligases, vectors एंड द होस्ट ऑर्गेनिजम्स। एक एक करके अपन को इन चीजों को पढ़ना है, पर एक बार शॉर्ट में देखें कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या होते हैं। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स वो होते हैं जो काटने का काम करते हैं। क्या? वो रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं ग्रोथ को, और वो जो अपने पास डीएनए का सीक्वेंस है उसको काट देते हैं कई जगह पे।
पॉलीमरेज मतलब पॉलीमराइज करा रहा है, मतलब बढ़ा रहा है ये वाला एंजाइम, ठीक है। लाइगेजेस, काटा है तो जोड़ना भी पड़ेगा, जोड़ने का काम अपना लाइगेजेस करेगा, तो लाइगेजेस वो अपना वो एंजाइम है जो जोड़ने का काम कर रहा है। वेक्टर, वेक्टर वो गाड़ी है, वेक्टर वो गाड़ी है अपनी, जो अपना जो डिजायर्ड, क्या अपन ने जो बनाया है डीएनए, नया डीएनए बनाया है अपन ने, ठीक है, उसको लेके जाएगी कहाँ पे, अपने उस जगह पे जहाँ पे अपनी काम हो रहा है। मतलब ऐसा मानो कि मजदूर है, मजदूर को उठा के लेके जाना है अपन को फैक्ट्री के पास, तो जो गाड़ी लेके जा रही है वो अपने पास वेक्टर है, मजदूर अपने पास अपन ने जो बनाया डीएनए वो है, जो फैक्ट्री है वहां पे अपना काम होगा। अब होस्ट ऑर्गेनिज्म अपनी फैक्ट्री है। होस्ट ऑर्गेनिज्म क्या है, जहाँ पे काम कर रहे हैं अपन, ठीक है, जहां से लास्ट में अपन को अपना डिजायर्ड प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। डिटेल में आ जाओ धीरे धीरे एक एक करके, कि पहला क्या बोल रहा है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में पहली बात क्या बोली कि 1963 में बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज अब बैक्टीरिया नहीं है, बैक्टीरियोफेज एक वायरस है। बैक्टीरियोफेज में की जो ग्रोथ थी, किसमें, एस्केरेशिया कोलाई, एस्केरेशिया कोलाई इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखना, ठीक है। 1963 में एस्केरेशिया कोलाई में बैक्टीरियोफेज की, ठीक है, बैक्टीरियोफेज वायरस है, बैक्टीरिया को खाने वाला, ठीक है, उसकी ग्रोथ को रोकने के लिए दो एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल थे जिनको आइसोलेट किया गया था। ऐसे ही, ठीक है, ऐसे ही एक एंजाइम को मिथाइल ग्रुप, जो डीएनए था उसमें मिथाइल ग्रुप को ऐड कर रहा था, ठीक है, और जो दूसरा था वो डीएनए को काट रहा था, ठीक है। इन दोनों को मिला के ही क्या नाम दिया गया, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएसिस। मतलब कि ऐसा कौन से एंजाइम्स थे जो एस्केरिया कोलाई में 1963 में निकाला गया था। एस्केरिया कोलाई में बैक्टीरियोफेज की जो ग्रोथ है उसको रोक रहे थे। क्या काम कर रहे थे रोकने में, एक तो क्या कर रहा था, डीएनए में मिथाइल के ग्रुप को ऐड कर रहा था, और दूसरा क्या कर रहा था, डीएनए को काट रहा था। तो जो बाद में जो काटने वाला है उसको क्या नाम दिया गया, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। दूसरी बात आती है कि पहला एंडोन्यूक्लियस कौन सा था, सबसे इंपॉर्टेंट, द फर्स्ट द फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, हिंद सेकेंड, ठीक है, पहला रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस था, ठीक है। whose function independed on a specific DNA nucleotide sequence was isolated and characterized 5 years later। मतलब सबसे पहला आइसोलेट होने वाला कौन सा था, हिंद सेकंड था, पर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स 5 साल बाद आए थे, ठीक है। इट वाज फाउंड दैट हिंद सेकंड always cut DNA molecules at a particular point by recognizing a specific sequence of 6 base pairs, ठीक है, 6 बेस पेयर पे काटता था, ठीक है। और जो इसका सीक्वेंस था, जिस सीक्वेंस के बाद ये काटता था उसी को नाम दिया गया रिकॉग्निशन साइट्स का, ठीक है, रिकॉग्निशन सीक्वेंस का, वो हिंद सेकंड के, ठीक है, रिकॉग्निशन सीक्वेंस फॉर हिंद सेकंड। हिंद सेकंड के अलावा अपने पास 900 से भी ज्यादा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स नोन है, जिनको 230 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया से निकाला गया है। मतलब 230 बैक्टीरिया, 230 टाइप के बैक्टीरिया लाए, उसमें से 900 से भी ज्यादा टाइप के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को निकाल रखा है अपन ने अभी तक, है ना। अब इनके नाम बनाने में कुछ कन्वेंशन है कि जो पहला लेटर है वो कहाँ से आएगा, नेम ऑफ द जीनस, एंड द सेकंड टू लेटर्स कम फ्रॉम species of the prokaryotic cell from which they are isolated। Example, E. coli R1, ठीक है, comes from Escherichia coli RY13। तो Escherichia E, पहले का E ले लिया, सेकंड वाले का को ले लिया, फिर आर ले लिया, फिर ये 13 था, ठीक है। तो अपन ने तब लिया जब अपने पास फर्स्ट, क्योंकि ये फर्स्ट था, ठीक है ना, वन फर्स्ट था अपने इसमें कैटेगरी में निकालने वाली में, ठीक है, तो ये वन वहां से आया है, ठीक है। तो इन इकोराई द आर इज डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ द स्ट्रेन, numbers following the names indicating the order the enzymes were isolated from the strain of the bacteria, ठीक है। इसके बाद अपने पास जो नेक्स्ट चीज दे रखी है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में, वो दे रखी थी एक लार्जर क्लास जो कि है
ये सब है ना एक लार्ज क्लास को बिलोंग करते हैं जिसका नाम है न्यूक्लियेजेस। ठीक है, मतलब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एक चीज है। ठीक है, ये एक बड़ी कैटेगरी को बिलोंग कर रही है। उस बड़ी कैटेगरी का नाम है न्यूक्लियेजेस और छोटी कैटेगरी का नाम है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। ठीक है, तो अब जो न्यूक्लियेजेस है वो दो टाइप के बता रखे हैं, एक्सो न्यूक्लियेजेस, एंडो न्यूक्लियेजेस। एक्सो, एक्सो वर्ड पे ध्यान दो, वर्ड क्या कह रहा है, एक्सो मतलब बाहर, एक्सो मतलब बाहर का। तो जहां जहां एक्सो आएगा वहां वहां अपन क्या बोलेंगे, भाई बाहर की बात कर रहे हैं सर, सर बाहर की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद अपने पास दूसरी चीज आएगी एंडो। कहाँ गया भैया, ये रहा एंडो। ठीक है, एंडो का मतलब अंदर। ठीक है, जहां जहां एंडो आएगा सर कहाँ की बात कर रहे हैं, अंदर की बात कर रहे हैं। एक तो बाहर की बात कर रहे हैं, एक अंदर की बात कर रहे हैं। एक्सो याद रख लो, एक याद नहीं होता ऐसे याद रख लो, एक्सो मतलब एग्जिट, एग्जिट मतलब बाहर जाइए। ठीक है, अब तो एक्सो और एंडो से मतलब क्या बोलना चाह रहा है ये, ठीक है, तो ये बोलना चाह रहा है कि ईच रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस फंक्शंस बाय इंस्पेक्टिंग द लेंथ ऑफ डीएनए सीक्वेंस। अच्छा, ऊपर वाली लाइन छोड़ दी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, एंडोन्यूक्लियस इज रिमूव न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द एंड्स ऑफ द डीएनए, मतलब अब बाहर की बात करें ना तो डीएनए का सीक्वेंस है बनाने में। लेट्स बताएंगे डीएनए। ठीक है, तो ये है हमारा डीएनए। ठीक है, अब डीएनए को काटना है, तो अगर डीएनए को अपन बाहर से, बाहर बाहर से मतलब यहाँ यहाँ से काट लिए, यहाँ यहाँ से काट लिए, तो उसको क्या नाम देंगे, एक्सो न्यूक्लियस नाम देंगे। मतलब यहाँ यहाँ की न्यूक्लियोटाइड जो है उनको निकाल लिया, इस एंड पे जो न्यूक्लियोटाइड्स है उनको निकाल लिया, तो वो उसको निकालने का काम कौन करेगा, एक्सो न्यूक्लियस काम करेगा। लेकिन इनके जो बीच वाला पोर्शन है, यहाँ भी तो एंड न्यूक्लियोटाइड्स है अपने पास, तो यहाँ के न्यूक्लियोटाइड्स निकालने का काम कौन करेगा अपने पास, ये काम करेगा अपने पास एंडो न्यूक्लियस काम करेगा। ठीक है, ये स्पेसिफिक पोजीशंस विद इन द डीएनए। ठीक है, विद इन द डीएनए कुछ स्पेसिफिक पोजीशंस पे, दोनों ही स्पेसिफिक पोजीशंस पे काटेंगे। लेकिन लेकिन अपने पास एक्सोन्यूक्लियस बाहर का काटेगा और एंडोन्यूक्लियस अंदर से काटेगा। ठीक है, तो बाहर वाली और अंदर वाली चीज समाप्त हुई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है कि ईच रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस फंक्शंस बाय इंस्पेक्टिंग द लेंथ ऑफ डीएनए सीक्वेंस, मतलब डीएनए सीक्वेंस की लेंथ को पहले आंकेगा वो, मतलब उसको इंस्पेक्ट करेगा, वहां पे जाके देखेगा कि हाँ भाई काम करता है कि मतलब कहाँ काम करना है। ठीक है, फिर वहां जाके अपना काम करना शुरू करेगा। मतलब उसको अगर स्पेसिफिक अपनी रिकॉग्निशन साइट मिल गई, अपना रिकॉग्निशन सीक्वेंस मिल गया, तो वहां जाके डीएनए पे जाके बंध जाएगा और उसको दो हिस्सों में तोड़ देगा। ठीक है, तो जो उनका शुगर फॉस्फेट की बैकबोन होती है, पता है अपन को डीएनए की शुगर फॉस्फेट की बैकबोन होती है, ये क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। ठीक है, डीएनए की शुगर फॉस्फेट की बैकबोन होती है। ठीक है, तो वहां से इसको तोड़ देगा दो स्ट्रैंड्स में। अब ईच restriction recognizes a specific palindromic nucleotide sequence, important, अलग तरह से करेंगे इसको, देख लो, पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस मतलब ईच रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, हर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस अपना स्पेसिफिक, स्पेसिफिक यानी यूनिक पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को तोड़ेगा डीएनए में। मतलब पैलिंड्रोमिक मतलब रेपिटेटिव, पैलिंड्रोमिक मतलब रेपिटेटिव। ठीक है, तो रिपीटेटिव जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है,
तो वो अपना एक यूनिक रिपीटेटिव न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस निकालेगा और रिस्ट्रिक्शन एंजाइम उस रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस उसी पे काम करेगा क्योंकि वो उसका है। ठीक है, उसके लिए कोड है स्पेशल, तो उसका स्पेशल कोड उसको जहां दिख गया वहां जाके डीएनए पे चौंट जाएगा और वहां से उसको दो हिस्सों में तोड़ देगा। ठीक है, ये इसका एक्शन मैकेनिज्म दिया हुआ है कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम काम कैसे करता है कि पहले तो सेम साइड से काटेगा वेक्टर को भी फॉरन को भी, मतलब दो डीएनए जोड़ने हैं ना। काम क्या कर रहे हैं अपन कि अपने पास कोई वेक्टर डीएनए है, ठीक है, तो उसमें अपन अपना डिजायर्ड डाल देते हैं ताकि वो एक अपना डिजायर्ड प्रोडक्ट दे दे। ठीक है, उसमें फॉरन डालना पड़ेगा। फॉरन डालने के लिए अपने पास पहले वेक्टर होना चाहिए, तो वेक्टर अपन काटेंगे, फॉरन अपन काटेंगे। फिर अब क्या लिखा है कि पहले तो दोनों काट लिया, फिर उन दोनों को जोड़ लिया। दिख रहा है, दिख रहा है, दोनों को जोड़ दिया, मतलब पहले काट दो फिर जोड़ दो। ठीक है, तो अब यहाँ पे अपना रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कौन सा यूज किया है अपन ने, इको आर 1, याद रख लो, इको आर 1। ठीक है, G and A, अब कौन सा सीक्वेंस पे काट रहा है, G A A, G A A T T C, G A A T T C, याद रखना है इसको अपन को, क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम अपन यूज कर रहे हैं, ई को R1। ठीक है, और सीक्वेंस क्या है इसका, G A A T T C। याद कैसे रखेंगे, घातक, पुरानी सी टेक्निक है याद रखने की, घातक। तो मतलब काफी घातक है ये, क्या, ये इको आर 1, ये जो इको आर 1 है अपने पास बहुत घातक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। क्यों, ये काट देता है बीच में से। ठीक है, तो इसको बीच में से अपन जोड़ देंगे, जोड़ेंगे कैसे, या तो स्टिकी एंड या फिर और अपना क्या लगाएंगे, लाइगेज एंजाइम लगाएंगे, लाइगेज एंजाइम की मदद से इसको जोड़ेंगे। लाइगेज की बात आई नहीं है अभी तक, इसलिए लिखा नहीं है। ठीक है, और ये अपना बन गया अपना प्यारा, हमारा प्यारा दुलारा सबका प्यारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो हमको चाहिए था, है ना। और कुछ भी दिया हुआ है अपने पास कि पैलिंड्रोम्स क्या होते हैं, पैलिंड्रोम्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है कि अ, आगे पीछे कहीं से भी पढ़ो सेम ही लगता है। क्या, आगे पीछे कहीं से भी पढ़ो सेम ही लगता है, जैसे मलयालम, है ना। तो अब यहाँ पे अपना सीक्वेंस क्या है, अपन को जो सीक्वेंस पढ़ना है वो है अपने पास ये घातक, क्योंकि इसका जब अपन क्या बनाते हैं, दूसरा सीक्वेंस बनाते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो वो भी उल्टा पढ़ोगे, 5 to, इसको 5 to 3 पढ़ रहे हो तो इसको भी तो 5 to 3 ही पढ़ोगे ना। तो इसको 5 to 3 पढ़ोगे तो क्या दिख रहा है, सेम वही दिख रहा है जो पहले दिख रहा था, यानी घातक, घातक ही दिख रहा है। तो मतलब इको आर 1 को अपनी साइट मिल गई, आके काट देगा। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, अब जो इसकी पैलिंड्रोम साइट मिल गई इसको, अपनी रिकॉग्निशन सीक्वेंस उसको मिल गया। रिकॉग्निशन सीक्वेंस के बीचम बीच में नहीं काटता, थोड़ा दूर से काटता है। ठीक है, लेकिन जो दोनों बेसेस है ऑपोजिट स्ट्रैंड उनके एकदम बीच में से काटेगा। मतलब कि अपने पास डीएनए है, डीएनए बनाओ भाई, डीएनए, डीएनए। ठीक है, ये डीएनए है, तो डीएनए का ये वाला पोर्शन देखते हैं अपन, ये वाला पोर्शन देख रहे हैं अपन, है ना। तो इस डीएनए में क्या बोल रहा है कि जो इसका सीक्वेंस है, मतलब घातक, इसका घातक है। ठीक है, तो वहां से तो कहाँ गया बे, हम्म, जो पैलिंड्रोम सीक्वेंस है, पैलिंड्रोम सीक्वेंस ऐसे कुछ पढ़ेंगे अपन, इस डायरेक्शन पढ़ेंगे एक और एक इस डायरेक्शन में पढ़ेंगे अपन। ठीक है, तो एकदम बीच में से नहीं काटेगा, थोड़ा उससे दूर से काटेगा, मतलब यहाँ से पढ़ा तो उससे थोड़ा दूर से काट देगा, तो यहाँ से काट देगा, लेकिन लेकिन बिटवीन द सेम टू बेसिस ऑन द ऑपोजिट स्ट्रैंड्स, मतलब ऐसा नहीं कि ये एक इसका यहाँ से काट दिया, इसका यहाँ से काट दिया, दोनों को यहीं से काटेगा, बिल्कुल दोनों को यहीं से काटेगा ताकि अलग अलग हो जाए, बिल्कुल अलग अलग हो जाए। ठीक है, समझ गए, आगे बढ़ते हैं।
This leaves single standard portions at the end. There are overhanging stretches called sticky ends. अब देखो, बिल्कुल बीच में से नहीं काटा, थोड़ा उधर उधर से काटा है ना, तो स्टिकी एंड्स बन जाएंगे, मतलब कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर बन जाता है। बंदूक जैसा था। और एक स्ट्रक्चर सेम ऐसा था, कहाँ बनेगा अपने पास? रुको जरा। ऐसा ही स्ट्रक्चर अपने पास फॉरेन डीएनए में भी बनेगा, क्योंकि वो भी कट के आया है। तो देखो ना, खांचा बन गया। क्या बन गया? खांचा बन गया ना। तो ये यहाँ आके ताकि फिक्स हो जाए। ठीक है, फिक्स हो जाएगा तो सही रहेगा, वरना तो इधर उधर डोलता रहेगा। ठीक है, तो फिक्स करने के लिए स्टिकी एंड बनते हैं, और इसलिए उसको कटिंग इस तरह से होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? अब स्टिकी एंड्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि भाई हाइड्रोजन बॉन्ड बना देता है अपने कॉम्प्लीमेंट्री काउंटर पार्ट के साथ। क्योंकि अब वो जो फॉरेन डीएनए है वो भी सेम जगह से कट के आया है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री तो हुआ ना। तो कॉम्प्लीमेंट्री हुआ, तो इसलिए उसके पास क्या हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना इजी है। क्यों? अरे क्योंकि उसको अपना कॉम्प्लीमेंट्री ढूंढना नहीं पड़ेगा, वही है। अब कॉम्प्लीमेंट्री मिल गया तो फटाफट आके चिपक जाएगा। चिपक जाएगा, कैसे चिपकेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड बना के चिपकेगा। ठीक है। और ये रही वो लाइन जिसको हम तलाश कर रहे थे, कि stickiness of the ends facilitates the action of the enzyme DNA ligase। तो ऐसा है नहीं कि sticky end के भरोसे ही सब करेंगे। ठीक है, उसके भरोसे काम हो जाता तो फिर तो बात ही क्या थी। इसलिए अपन को चाहिए अब अपना नेक्स्ट एंजाइम, जिसका नाम है डीएनए लाइकेज, जो कि जोड़ने का काम करेगा। ठीक है, इसको जेनेटिक इंजीनियरिंग में रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल्स जो डीएनए के वो बनाने का काम में आता है। ठीक है, आगे 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 आगे, कोई काम का नहीं इतना। ठीक है, एंड टू एंड जोड़ सकते हैं, उनको स्टिकी एंड्स कहा जाता है। ठीक है, ये देखना है। फिर अपने पास क्या है कि फॉरेन डीएनए है और वेक्टर डीएनए है। जैसे अपन ने देखा ऊपर, उसी को अपन थोड़ा सा बड़ी बड़ी फॉर्म में देख रहे हैं। ऊपर अपन ने किसकी फॉर्म में देखा? अपन ने डीएनए के सीक्वेंस की फॉर्म में देखा। आगे अपन देखेंगे अब कि भाई बड़का बड़का दिखाओ तो सही, मतलब कैसे दिखता है, उसका सीक्वेंस कैसे दिखता है। तो देख लो, फॉरेन डीएनए है, वेक्टर डीएनए है, दोनों को तोड़ दिया एक एक स्पेसिफिक पॉइंट पे, यानी अपना फॉरेन डीएनए लाके वेक्टर डीएनए पे जोड़ दिया। जोड़ने के बाद उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब अपना ट्रांसफर कर दिया किसमें? अपने सेल में। ठीक है, जो कि अपना होस्ट सेल है। ठीक है, उसमें डाल दिया। उसमें डालने के बाद सेल्स डिवाइड हो जाएगी, सेल्स डिवाइड होगी, प्रोडक्ट बनाएगी, डिजायर्ड प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि नॉर्मली कि एक कट करता है वेक्टर को एंड सोर्स डीएनए एंड सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, द रिकॉम्बिनेंट वेक्टर मॉलिक्यूल कैन नॉट बी क्रिएटेड। मतलब कि जब तक वेक्टर और सोर्स डीएनए को एक ही रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से नहीं काटोगे तो रिकॉम्बिनेंट वेक्टर नहीं बना सकते। क्यों? अरे भाई, सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटोगे जब भी तो सेम टाइप की कॉम्प्लीमेंट्री काउंटर पार्ट्स बनेंगे। जब कॉम्प्लीमेंट्री काउंटर पार्ट्स बनेंगे तभी तो स्टिकी एंड बनेगी, जब तक स्टिकी एंड बनेंगे फिर तो जाके उससे जुड़ेगा, तभी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो तभी तो वेक्टर मॉलिक्यूल बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक, मतलब इसी टॉपिक का सब टॉपिक, लास्ट टॉपिक समझाओ। लास्ट टॉपिक आता है अपने पास, क्या? कि सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट। अब डीएनए फ्रेगमेंट बन तो गए, अरे हमको अलग अलग भी तो करना है। अलग अलग करने के लिए कोई तो टेक्नोलॉजी चाहिए। उसी टेक्नोलॉजी को हम पढ़ रहे हैं, उसको आगे हम देखेंगे। क्या कह रहा है कि कि जब डीएनए से की कटिंग होती है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से, तो टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है डीएनए का। क्या? टुड़का टुड़का नहीं, टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है डीएनए का। ठीक है, तो उन टुकड़ा टुकड़ा को ही हम देखेंगे, कहीं तो देखेंगे, कहीं तो सोचेंगे, कहीं तो पहचानेंगे। उसी को पहचानने, सोचने, दिमाग लगाने की जगह है अपनी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या नाम है टेक्नोलॉजी का? द टेक्नोलॉजी इज टर्म्ड एज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल मतलब जेल का यूज करेंगे, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी का यूज करेंगे, फोरेसिस मतलब दिमाग लगा लो। ठीक है, तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस द टेक्निक which we are using to separate the fragments of DNA which are formed due to the cutting of DNA from restriction endonucleases. Simple. Let's go forward. कि what is it saying? That since DNA fragments are negatively charged molecules, DNA क्या है? Negatively charged molecule है, पता है हमें। क्यों? बेस पेयर की वजह से। चैप्टर नंबर चैप्टर नंबर 6, क्लास 11th, चेक करना। ठीक है,
वहां मिलेगा आपको कि डीएनए नेगेटिवली चार्ज क्यों है, कहाँ से है, कितना कितना है, पता चलेगा। ठीक है, नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल है। अब इनको सेपरेट करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, एनोड की तरफ जाएगा नहीं है, मतलब एनोड की तरफ पुश करेंगे अपन। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड डाल के, इलेक्ट्रिक फील्ड एक मैट्रिक्स के थ्रू डाल के, क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड डालेंगे क्योंकि मैट्रिक्स के थ्रू। ठीक है, जिससे अपने पास क्या हो जाएगा कि जो डीएनए के मॉलिक्यूल्स है वो अलग अलग हो जाएंगे। जो मोस्ट कॉमनली यूज मैट्रिक्स है अपना वो है एगरोस जेल, है ना, जो कि एक सीवीड का नेचुरल पॉलीमर है। जाके देखना, ये भी अपने पास लिखा हुआ है एगरोस कहाँ से मिलता है, कौन से सीवीड से। ठीक है, अब डीएनए फ्रेगमेंट्स अपनी साइज के अकॉर्डिंग, ठीक है, सीविंग इफेक्ट दिखाते हैं, है ना, एगोरस जेल में। ठीक है, सीविंग इफेक्ट शो करेंगे, तो मतलब स्मॉलर फ्रेगमेंट, है ना, वो दूर चला जाएगा। जो स्मॉलर फ्रेगमेंट है वो दूर चला जाएगा, यही है अपना सीविंग इफेक्ट। अब मान लो अगर आपको पूछ रहा है कोई कि मतलब आपको दे दिया कि ऐसा है, 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 ऐसा है। ठीक है, और ये इस टाइप का मतलब अपने पास बना हुआ है, क्या, अपना जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का मशीन। ठीक है, तो वो ऐसी बनी हुई है। नाउ इट इज आस्किंग कि ए बी सी डी, इनमें से सबसे छोटा वाला कौन सा है बैंड, डीएनए बैंड। अब तुम डी टिक करोगे ना, क्यों, अच्छा एक सेकेंड रुक जाओ, हम तुम्हारे क्वेश्चन को कंफ्यूजिंग बनाना चाह रहे हैं, रुको। ठीक है, वापस से जाओ। ठीक है, सी डी, अब बोलो सबसे छोटा डीएनए बैंड कौन सा है, तुम बोलोगे सर सी। नहीं है, सी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यार वो दिखने में छोटा है, लेकिन है तो यहाँ ना, पास है ना, पास है ना इसके, वेल के, इसको वेल कहते हैं। यहाँ पे एक पोजीशन है, ये रहा वेल, यहाँ पे अपना माल डाला जाता है। ठीक है, यहाँ माल डाला जाता है, इसको कहते हैं वेल। ठीक है, तो वेल से जितना पास है वो उतना बड़ा है, और वेल से जितना दूर है वो उतना छोटा है, तो डी इसका आंसर जाएगा। क्यों, क्योंकि डी सबसे दूर है, डी सबसे दूर है इसलिए वो सबसे छोटा है, सबसे छोटा वाला सबसे दूर है। ऐसा समझो कि है ना, इनकी रेस चल रही है, ये भाग रहे हैं। ठीक है, सबसे तेज कौन भाग पाएगा, सबसे तेज कौन भाग पाएगा, सबसे तेज वही भाग पाएगा ना जो सबसे पतला होगा, तो सबसे पतला वाला सबसे तेज भाग के आगे पहुंच जाएगा। दैट इज द मेन कंसेप्ट। ठीक है, भाग के आगे पहुंच गया, अपन बता सकते हैं कि सबसे दूर वाला क्या है ना। अब बोल रहा है कि द सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स कैन बी विजुअलाइज्ड ओनली आफ्टर स्टेनिंग द डीएनए विद कंपाउंड नोन एज, इंपॉर्टेंट है भाई, नाम ले लो, कलर, इथीडियम, इथीडियम ब्रोमाइड। ये लग रही तो चौक हो गई यार, दूसरा कलर लेंगे, ऐसा लोग मतलब चमकते रहते हैं बच्चे। इथीडियम ब्रोमाइड, ठीक है, अलग ही दिखते हैं, इथीडियम ब्रोमाइड। पर रुको, कलर ऐसा लेंगे कि दिख जाए। क्या कह रहा है कि जब इसको एक्सपोज करेंगे अपन यूवी रेडिएशन में, है ना, यूवी रेडिएशन में, तो अपन को जो अपने डीएनए, जो अपना डीएनए है वो चमकता हुआ दिखेगा। क्या करता है, वो दिखेगा, चमकता हुआ दिखेगा। नींद नहीं आती और खराब हो गई। चलो ठीक है ना, चमकता हुआ दिखेगा यूवी रेडिएशन के अंदर। यू कैन, अब प्योर डीएनए आप देख नहीं सकते विजिबल लाइट में बिना स्टेनिंग के, बिना स्टेनिंग के तो आप देख ही नहीं सकते हो, है ना। ये रुको यार, मुझे मेरा ऑरेंज कलर नहीं मिल रहा, पता, छोड़ो, अब को पता चल ही गया। ऑरेंज कलर के बैंड्स दिखेंगे यार डीएनए के, ऑरेंज कलर के बैंड्स याद रख लेना। इथीडियम ब्रोमाइड से स्टेन करते हैं, इथीडियम ब्रोमाइड से स्टेन करने पर, क्योंकि विजिबल लाइट के अंदर अपन बिना स्टेनिंग के डीएनए को नहीं देख सकते, तो स्टेन करने के बावजूद अपन को क्या करना पड़ेगा, उसको एक्सपोज करना पड़ेगा यूवी रेडिएशन पे, तब जाके अपन को अपने डीएनए के स्ट्रैंड्स दिखेंगे, है ना।
और इन्हीं स्ट्रैंड को अपन देख के पता लगाएंगे हाँ अपने को कौन सा रिकॉम्बिनेंट डीएनए चाहिए। तो अब एग्रोजेल में है वो, जेल में डूबे हुए हैं वो, ठीक है, वो जेल में क्या है डूबे हुए हैं। तो जेल पीस में से अब उसको निकालना भी तो है भाई, मतलब ऐसे थोड़ी उसमें पड़े पड़े यूज कर देंगे, जेल पीस से अलग करेंगे। उस अलग करने के प्रोसेस को ही अपन क्या कह देते हैं, इल्यूशन। इल्यूशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग और एक्सट्रैक्टिंग द डीएनए पीसेस फ्रॉम एगरोस जेल आफ्टर द प्रोसेस ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, है ना। फिर उनको अपन प्योरीफाई करेंगे और फिर आगे अपने पास जो क्लोनिंग वेक्टर में अपन उनको ज्वाइन करके अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना है वो बना लेंगे, ठीक है। ऐसा करके अपने पास अपना पहला सब टॉपिक कंप्लीट होता है, जो कि था अपने टॉपिक का टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में पहला चीज थी अपने पास रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स में ये पहला टॉपिक अपन ने कंप्लीट कर लिया है। दूसरी चीज आती है अपने पास अब क्लोनिंग वेक्टर्स। क्लोनिंग वेक्टर्स पढ़ेंगे अपन अब, ठीक है। अब देखो यार, अपन ने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अपन टूल्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। अपना चैप्टर चल रहा है बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। तो उसमें अपन ने पहला अपना टूल पढ़ लिया था जो कि था रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का। अब अपने पास जो दूसरा टूल है वो है क्या, क्लोनिंग वेक्टर्स। क्या कह रहा है, क्लोनिंग वेक्टर्स। वेक्टर का मतलब मैंने क्या बताया था, वेक्टर वो होता है, वो गाड़ी है जिससे अपन अपने मजदूर को लेके जाएंगे अपनी इंडस्ट्री के पास जहां पे अपना डिजायर्ड प्रोडक्ट अपन बनाएंगे, ठीक है। तो अब वेक्टर चाहिए, क्लोनिंग वेक्टर चाहिए। क्लोनिंग क्यों चाहिए भाई, एक से थोड़ी काम होगा, एक ही मजदूर थोड़ी काम करेगा, बहुत सारे चाहिए। अब बहुत सारे चाहिए तो उसके साथ साथ अपने को बहुत सारे क्या भी चाहिए, बहुत सारी गाड़ियां भी चाहिए उनको लेके जाने के लिए। तो मतलब एक गाड़ी ऐसी होनी चाहिए जो बहुत ज्यादा बनती जाए आपस में, ठीक है। तो ऐसी अपन को गाड़ी चाहिए तो उसको कह रहे हैं अपन क्लोनिंग वेक्टर, ठीक है। पढ़ते हैं क्या लिखा है कि प्लाज्मिड्स और बैक्टीरियोफेजेस के पास एक एबिलिटी होती है, देखो इंपॉर्टेंट है, इसकी मार्क करो क्या, कि किस किस के पास, प्लाज्मिड्स के पास और बैक्टीरियोफेजेस के पास एक एबिलिटी होती है टू रेप्लिकेट विद इन बैक्टीरियल सेल्स इंडिपेंडेंट ऑफ द कंट्रोल ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए। मतलब प्लाज्मिड और डीएनए बैक्टीरियोफेज का जो डीएनए है, जब वो बैक्टीरिया के अंदर जाएगा, बैक्टीरियोफेज है, बैक्टीरिया को खाने के लिए बैक्टीरिया के अंदर जाके खाएगा, ठीक है, वायरस से बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा। उसको इन्फेक्ट करने के बाद उसके पास ऐसी एबिलिटी है कि वो जो क्रोमोसोम का जो क्रोमोसोम का डीएनए है उसके इन्फ्लुएंस के बावजूद, मतलब उसके इन्फ्लुएंस से इंडिपेंडेंट होके अपने आप को रेप्लिकेट कर सकता है विद इन द बैक्टीरियल सेल, मतलब बैक्टीरियल सेल के अंदर ही खुद को इतना बढ़ा लेगा वो, ठीक है ना। आगे देखते हैं अपन कि बैक्टीरियोफेजेस बिकॉज ऑफ देयर हाई नंबर पर सेल हैव अ वेरी हाई कॉपी नंबर्स ऑफ देयर जीनोम विद इन द बैक्टीरियल सेल। अब मतलब कि उनका पर सेल ही नंबर इतना ज्यादा है, बैक्टीरियोफेजेस जो हैं उनका पर सेल ही नंबर इतना ज्यादा है कि जब उनकी कॉपी होगी, है ना, तो उनको जब कॉपी नंबर बनेगा जीनोम के अंदर मतलब जीनोम के अंदर क्या, जीनोम का बैक्टीरियल सेल के अंदर, तो वो भी बहुत ज्यादा बनेगा, है ना। इसलिए प्लाज्मिड को अपन प्रेफर करते हैं, क्यों, क्योंकि उसके पर सेल उसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है। सम प्लाज्मिड्स में ओनली हैव 1 or 2 कॉपीज पर सेल, वेयर अदर्स में हैव 15 to 100 कॉपीज पर सेल, मतलब 15 से 100 कॉपी पर सेल तक जा रही है। उसके अलावा मतलब पूरी बॉडी में कितने सेल्स है तो उस पे वो एक तरह से कह सकते हो आप कि ये एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा, ये एक्सपोनेंशियली बढ़ेंगे इसमें इसका जो कॉपी नंबर है वो, तो मतलब जल्दी जल्दी बहुत ज्यादा गाड़ियां बन जाएंगी अपन को ले जाने के लिए। तो अ, अगर अपन जो एलियन पीस ऑफ डीएनए मतलब जो अपना डिजायर्ड पीस है उसको किसी बैक्टीरियोफेज या फिर प्लाज्मिड डीएनए के साथ अगर जोड़ पाए तो उसकी कॉपीज बनाने की फिर अपने पास जिम्मेदारी अपनी नहीं हो जाएगी, वो प्लाज्मिड की हो जाएगी। क्यों, अगर क्रोमोसोम या डीएनए पे डिपेंड कर रहा होता उसका मल्टीप्लिकेशन या फिर उसका डिवीजन, ठीक है, जो उसका रेप्लिकेशन था, जो रेप्लिकेशन था अगर वो उसके डीएनए पे डिपेंड कर रहा होता तो वो क्या करता, जो फॉरेन डीएनए है जो अपन ने लगाया है उसको रेप्लिकेट नहीं करता, लेकिन क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है तो वो उसको भी रेप्लिकेट कर देगा और अपना काम आसान हो जाएगा, अपन को जाके उसको रेप्लिकेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर आता है कि है ना जो
अभी प्रेजेंट टाइम में अपन जो वेक्टर्स यूज करते हैं वो किस टाइप के यूज करते हैं कि उनको किस तरह से इंजीनियर करा जाता है कि वो इजीली मतलब इजीली जाके फॉरेन डीएनए जो नए वेक्टर है अपने पास उसके साथ जाके जुड़ जाए ताकि रिकॉम्बिनेंट्स और नॉन रिकॉम्बिनेंट्स में से नॉन रिकॉम्बिनेंट्स मतलब जिनमें नहीं जुड़ा, ठीक है, और रिकॉम्बिनेंट्स मतलब जिनमें जुड़ गया। अब ऐसा तो नहीं है ना अपन ने डाला और सब में जुड़ जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं होता क्योंकि बहुत माइक्रो वर्क है, माइक्रोस्कोपिक वर्क है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जिसमें डाला तो ऐसा होता है कई बार नहीं जुड़ता, तो जिनमें नहीं जुड़ा और जिनमें जुड़ गया अपन को पता कैसे लगा, उसको अलग अलग करने के लिए भी इस टाइप के ही वेक्टर्स काम में आए कि ताकि अपन लास्ट में जाके जब रिकॉम्बिनेंट को छांटने लगे तो वो जो प्रोसेस है वो भी बहुत इजी हो जाए। ठीक है। ठीक है, चलो। अब उनके पास क्या लिखा हुआ है कि अब कुछ फीचर्स है, मतलब अब अपन को अपना अच्छा अपनी अच्छी गाड़ी ढूंढनी है। अब अच्छी गाड़ी में अपने पास कुछ फीचर्स होने चाहिए, कुछ ऐसी क्वालिटीज होनी चाहिए जो अपन ढूंढेंगे कि हाँ इसको ये बताएगी कि भाई ये एक अच्छा वेक्टर है जो कि ले जाने में अच्छा काम करेगा। ठीक है। ढूंढने के लिए कौन सी क्वालिटीज अपन को चाहिए रहेंगी, तो इन क्वालिटीज में ही सबसे पहली चीज आती है अपने पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, या फिर जिसको ओराई साइट भी कहते हैं, साइट ऑफ ओराई कहते हैं, है ना। तो ये वो सीक्वेंस है जहां से जहां से अपना रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है और जहां से डीएनए आके जुड़ता है, मतलब यहीं से आके डीएनए आके जुड़ेगा और रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। तो अगर अपन ने यहाँ जोड़ दिया, अगर अपन ने अपना डीएनए यहाँ जोड़ दिया तो वो रेप्लिकेशन में पार्ट ले लेगा। ठीक है। अब और यही रिस्पॉन्सिबल किस चीज के लिए होता है, अब देख ये दो चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। पहला कि रेप्लिकेशन यहीं से स्टार्ट होगा तो अपन ने यहाँ जोड़ दिया तो विद इन द होस्ट सेल अपन वेक्टर के साथ अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए रेप्लिकेट करा सकते हैं। ठीक है। सेकंड चीज है जो अपन कॉपी नंबर की बात कर रहे हैं वो भी यही कंट्रोल करता है। तो अगर अपने पास एक अच्छा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है तो वहां से अपन को ये दो अ, चीजें, एक दो एडवांटेजेस मिलेंगे। ठीक है। तो ये तो हो गया कि मतलब ओरिजिन जो है अगर वो हाई कॉपी नंबर को सपोर्ट कर रहा है तो अपने पास ऑब्वियसली हाई नंबर ऑफ कॉपीज मिल जाएंगे, अपन को ज्यादा नंबर मिल जाएंगे वेक्टर्स के जो अपन को चाहिए डिजायर्ड वेक्टर्स। ठीक है। दूसरा अगर अपन देखें तो वो है अपने पास सिलेक्टेबल मार्कर। सिलेक्टेबल मार्कर अब क्या कहता है कि अ, मतलब ओराय के अलावा जो वेक्टर है उसको सेलेक्टेबल मार्कर भी चाहिए। क्यों? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स को और ट्रांसफॉर्मेंट्स को अलग अलग करने के लिए। क्यों? अब ट्रांसफॉर्मेंट्स वो है ट्रांसफॉर्मेंट, ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस पढ़ा था अपन ने ऊपर, ये रहा ट्रांसफॉर्मेशन, कि जब उसमें वो होस्ट में चला जाए तो उसके बाद जो बचेंगे उनको कहीं क्या कहेंगे अपन ट्रांसफॉर्मेंट्स कहेंगे। ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेंट्स और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स मतलब मैंने बताया ना कि कई कि जिसमें चला जाता है, जिसमें मतलब जिसमें अपना रिकॉम्बिनेंट चला गया डीएनए, वो जिसमें नहीं गया। ठीक है। तो वो जिसमें चला गया वो नॉन रिकॉम्बिनेंट डीए, जिसमें नहीं गया वो नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जिसमें चला गया वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ऐसे ही जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए जिसमें चला गया, ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए तो बन गया लेकिन वो गया ही नहीं, वो अपने होस्ट सेल में ढंग से ट्रांसफॉर्म ही नहीं हो पाया। तो जहां जहां वो ढंग से ट्रांसफॉर्म हो गया उसको कहेंगे अपन ट्रांसफॉर्मेंट्स, और जहां नहीं हुआ उसको कहेंगे नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स। तो सिलेक्टेबल मार्कर का क्या काम होता है, वो क्या करेगा, जो ट्रांसफॉर्मेंट्स है, जो नॉन नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स है उनको तो अलग कर देगा कि आइडेंटिफाइंग एंड एलिमिनेटिंग नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स। ठीक है। और जो ट्रांसफॉर्मेंट्स है उनकी सिलेक्टिव ग्रोथ कराएगा, कि ट्रांसफॉर्मेंट से उनको सिलेक्टिवली ग्रोथ की उनको ग्रोथ की जरूरत है, वो ग्रो होगा तभी तो अपना काम बनेगा। तो उनको ग्रो कराने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा अपने पास, कौन सी क्वालिटी, सिलेक्टेबल मार्कर की। ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसीजर वो है जिससे एक डीएनए अपने होस्ट बैक्टीरिया में अपन ने इंट्रोड्यूस कराया है। ये अपने प्रोसेसेस ऑफ जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें आएगा। ठीक है। अब तो जीन्स है एन्कोडिंग, जैसे एंटीबायोटिक्स, रेजिस्टेंस है एंटीबायोटिक्स का, जैसे कि एम्पिसिलिन हो गई, कौन सी हो गई, एम्पिसिलिन हो गई, क्लोराम्फेनिकॉल हो गई, टेट्रासाइक्लिन हो गई,
कैनामाइसिन हो गई, ठीक है। अच्छा, ठीक है। तो इनसे रेजिस्टेंस जो प्रोवाइड करता है वो एक अच्छे सिलेक्टेबल मार्कर्स माने जाते हैं। मतलब जब अपने पास कल को अगर अपन किसी इनकी जगह पे कोई अपने पास कोई डीएनए का पीस लगाएंगे फॉरेन डीएनए का, तो अपन अ, जान पाएंगे कि भाई पहले ये रेजिस्टेंट था अब रेजिस्टेंट नहीं है, तो मतलब इसकी जगह पे लग गया ना कि जैसे मान लो अ, ठीक है। तो क्या कि ये एक अपना डीएनए का पोर्शन है, ठीक है। इस पोर्शन में इतने पोर्शन में मैं कह रहा हूँ कि एम्पिसिलिन की जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है वो वाला पोर्शन ये है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने इसी पोर्शन को काट दिया, ठीक है, और इस पोर्शन पे लगा दिया मैंने नया क्या, मेरी मर्जी का, मेरी मर्जी का नया डीएनए सीक्वेंस जो कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब बताओ कि ये अब जो नया बना, ठीक है, अब ये जो नया डीएनए बना, क्या ये मैंने कहा था जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा था, क्या अब ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने वाला तो मैंने हटा दिया, है ना। जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा था पोर्शन, वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने वाला पोर्शन ही जब मैंने हटा दिया तो वो क्या, अब जो नया बन गया। तो अब जब मैं इसमें जिस चीज के अगेंस्ट ये, जिस एंटीबायोटिक के अगेंस्ट ये अपने को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है, जब मैं इसके ऊपर वो एंटीबायोटिक डालूंगा तो क्या ये मर जाएगा? हाँ मर जाएगा। तो क्या आसान हो गया ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट अलग करना? क्यों भाई, अगर जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है वो नहीं मरेगा क्योंकि उसकी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट साइट अभी भी प्रेजेंट है उसके पास, ठीक है। यही मतलब है अपना, है ना। अब एक और इम्पोर्टेंट लाइन दी हुई है कि द नॉर्मल E. coli do not carry any resistance against any of these antibiotics। मतलब जो नॉर्मल इकोलाई होती है उनके पास ऐसा कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होता। तो अगेन उनको अलग करना बहुत आसान हो जाता है। नेक्स्ट चीज आती है अपने पास क्लोनिंग साइट्स। क्लोनिंग साइट्स मतलब अब कौन सी जगह है जहां से वो रेप्लिकेट होके मतलब क्लोन्स बनाएगा, सेम टू सेम और चीजें बनाएगा, तो वो आती है अपने पास क्लोनिंग साइट्स में। अब क्या कह रहा है ये, इन ऑर्डर टू लिंक द alien DNA the vector needs to have a very few preferably single recognition sites for the commonly used restriction index। अपन ने पढ़ा था ना कि जैसे रिकॉग्निशन साइट्स चाहिए अपन को, सॉरी, रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस चाहिए। तो रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस में रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस में अपन जैसे पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस की बात कर रहे थे, तो कोई स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, हर ईच restriction enzyme has its own specific palindromic sequence। तो वही बात हो रही है कि रिकॉग्निशन साइट है कि वो रिकॉग्नाइज करेगा तभी तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वहां से आके तोड़ देगा। तो एक से ज्यादा आई अगर रिकॉग्निशन साइट, तो वो स्ट्रक्चर को क्या कर देगी, कॉम्प्लेक्स कर देगी, है ना। प्रेजेंस और मोर देन वन रिकॉग्निशन साइट, मतलब एक से ज्यादा जगह रिकॉग्निशन साइट्स हुई तो वो जगह जगह से तोड़ देगी, जगह जगह से तोड़ देगी तो जगह जगह से टूटेगा, जगह जगह से टूटेगा तो जो अपने पास प्रोसेस है वो बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा जिसका जीन क्लोनिंग का। एंड तो एक रिकॉग्निशन साइट प्रेफरेबल होती है, इसलिए कह रहा है वेरी फ्यू या फिर प्रेफरेबली सिंगल रिकॉग्निशन साइट होनी चाहिए जहां से बस वो तोड़ दे और वहां से अपन क्लोन कर ले उसको, ठीक है। आगे क्या कह रहा है कि अब जो एलियन डीएनए है उसको लाइगेशन मतलब लाइगेट करना है, लाइगेट मतलब जोड़ना है उसको, तो लाइगेज एंजाइम यूज करेंगे ना अपन। तो रेस्ट्रिक्शन साइट अब दोनों एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन में से किसी भी एक पे, ठीक है, तो किसी भी एक को जहां से अपन तोड़ दें और उसको फिर वहां से जोड़ लें, है ना। अब यहाँ पे अपने को समझाने के लिए चलो, इसमें इसने बड़ा ही अच्छा सा एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि क्या कह रहा है अपने पास, ये यूज कर रहा है अपना PBR322 नाम से एक वेक्टर। तो इसमें कई सारी में ही नाम है। एक तो ये एम्पिसिलिन की साइट है, मतलब एम्पिसिलिन जो एंटीबायोटिक है उसको रेजिस्ट करने का यहाँ पे लगा हुआ है सीक्वेंस।
तो ऐसे ही एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट साइट यहाँ है, टेट्रासाइक्लिन की यहाँ है, ये अपना रीजन ऑफ ओराई है ना। आगे देखें तो क्या कह रहा है ये, कि जो अपना एग्जाम्पल है वो कह रहा है कि अगर, है ना, फॉर एग्जाम्पल आप जो BAM BAMH1 किसकी साइट है अपने पास, टेट्रासाइक्लिन की साइट है। टेट्रासाइक्लिन की साइट को टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन जो है उसको हटा के अपन वहां पे कुछ अपना फॉरेन डीएनए लगा दे, अपना फॉरेन डीएनए वहां चिपका दे, तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, द रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड्स विल लूज टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस ड्यू टू इंसर्शन ऑफ फॉरेन डीएनए। मतलब टेट्रासाइक्लिन की जगह लगा दिया ना, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट था वो बेचारा, मतलब वो उसकी जो पावर थी वो सुपर पावर यहाँ से आ रही थी उसकी, ठीक है। अब जो सुपर पावर यहीं से आ रही थी, सुपर पावर लाने वाली जगह ही हटा दी हमने, तो सुपर पावर चली जाएगी उसकी, है ना। तो मतलब अब अगर इसको अपन टेट्रासाइक्लिन में डालेंगे तो ये काम नहीं करेगा, ये बेचारा काम ही नहीं करेगा। देखते हैं कैसे। अब सिलेक्ट करना है अपन को, ट्रांसफॉर्मेंट्स, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स, रिकॉम्बिनेंट्स और नॉन रिकॉम्बिनेंट्स अलग अलग करने हैं। तो कैसे करेंगे कि पहले प्लेटिंग करेंगे, अपन प्लेटिंग करेंगे तो कैसे करेंगे, जो ट्रांसफॉर्मेंट्स है ना, selected out from non-recombinant ones by plating the transformants on tetracycline containing medium। प्लेट तो कर देंगे लेकिन अलग कैसे होगा वो अपन पढ़ते हैं, कि द ट्रांसफॉर्मेंट ग्रोइंग ऑन एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम आर देन ट्रांसफर्ड ऑन अ मीडियम कंटेनिंग टेट्रासाइक्लिन। मतलब दो प्लेट्स बनाएंगे सिमिलर सिमिलर सी, ठीक है, दोनों सेम सेम सी प्लेट्स पर अपन क्या करेंगे, जो अपन ने कल्चर ग्रो कराया है, अपन जो नॉन रिकॉम्बिनेंट्स आया है उनको ग्रो करा देंगे, है ना। तो एक में डालेंगे पहले अपन एम्पिसिलिन, और उस एम्पिसिलिन में ग्रो कराएंगे, फिर एम्पिसिलिन में जो जो ग्रो होगा उसको अपन डाल देंगे टेट्रासाइक्लिन में, ठीक है। उसमें टेट्रासाइक्लिन डालने के बाद जो नॉन, मतलब जो ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, जो ढंग से जिन्होंने अपना अपनी बात मान ली है, जो अपने काम के हैं, वो टेट्रासाइक्लिन में जाते ही मर जाएंगे, ठीक है। अब अपने दूसरे में भी अपन ने एम्पिसिलिन डाली, दूसरे वाले में एम्पिसिलिन डालने के बाद दूसरे वाले के तो वो वाले तो मर जाएंगे, मतलब एम्पिसिलिन में तो वो रेजिस्टेंट है, दोनों को ही कुछ नहीं होगा, दोनों डिशेस सेम रहेंगी। और जैसे ही अपन ने पहली डिश में अपन ने टेट्रासाइक्लिन डाला, है ना, तो टेट्रासाइक्लिन मारते जो जो मर गए, दूसरी वाली डिश में से अपन वो वाले निकाल लेंगे। तो नॉन रिकॉम्बिनेंट्स विल ग्रो ऑन मीडियम कंटेनिंग बोथ द एंटीबायोटिक्स। नॉन रिकॉम्बिनेंट्स दोनों में ग्रो होते हुए दिखेंगे, और जो रिकॉम्बिनेंट्स है वो अपन को केवल और केवल एम्पिसिलिन में ग्रो होते हुए दिखेंगे, टेट्रासाइक्लिन वाले मीडियम में वो मर जाएंगे, ठीक है। इस प्रोसेस, मतलब ये जो अपन ने तरीका यूज किया इसको कहते हैं इनएक्टिवेटेड ड्यू टू इंसर्शन। इस वजह से, है ना, इस तरीके से मतलब इनएक्टिवेट हो गया ना, अपन ने इंसर्ट कर दिया उस टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन की जगह, तो इस प्रोसेस को यूज करके अपन ने करा। अब इस तरह से भाई देखो कितना कॉम्प्लेक्स तरीका है, कि पहले एक डिश लो, दूसरी डिश लो, एक डिश में पहले, मतलब दोनों डिश में पहले एम्पिसिलिन डालो, फिर एक डिश में टेट्रासाइक्लिन डालो, उसमें से जो मर गए वो दूसरी डिश में से वो निकालो, कितना वेस्टेज हो, कितना टाइम भी लगा, है ना। अब कुछ ऐसा हो जाए कि भाई नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स वाले तो हट जाएं, अपन ट्रांसफॉर्मेंट ट्रांसफॉर्मेंट ही अपने आप ही छट जाए, ठीक है। तो उसका एक और प्रोसीजर दिया हुआ है। क्या प्रोसीजर है देखते हैं चलो। Alternative selectable markers have been developed which differentiate recombinants from non-recombinants on the basis of their ability to produce color in the presence of chromogenic substrate। मतलब अपन क्या करेंगे, अलग अलग कलर से बना लेंगे भाई, कि कलर कलर दिख जाए अपन को, है ना, और अपन उसको छांट लें। कैसे देखेंगे कि कौन सा क्या कलर देगा, वो अपन को जरा पढ़ के याद रखना है, कि अ, कोई भी एंजाइम है वो जैसे उसमें बीटा बीटा गैलेक्टोसाइडेज है, ये अपना क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट है, अगर ये दिख गया तो ये जाके उसको कलर कर देगा, है ना। तो अगर ये एंजाइम इनएक्टिवेट हुआ हुआ, एंजाइम इनएक्टिवेट हुआ हुआ है तो सबस्ट्रेट नहीं आएगा, सबस्ट्रेट नहीं आएगा तो कलर नहीं आएगा। द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट गिव्स ब्लू कलर्ड कॉलोनीज इफ द, कलर क्या क्या आ रहा है,
कि अगर प्रेजेंट है तो ब्लू कलर की कॉलोनीज बन जाएगी, है ना, और नहीं है तो वो कोई कलर ही नहीं आएगा। ठीक है, और अगर नहीं है, इनएक्टिवेशन हो गया बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन का, तो कोई कलर ही नहीं आएगा। तो अपने आप ही कलर के बेसिस पे भी अपन इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखो। नेक्स्ट अपने पास चीज आ रही है कि वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब अपन प्लांट्स और एनिमल्स में भी अपन कौन से जीन्स, मतलब किस तरह से अपन जीन्स को क्लोन कराने के लिए कौन से वेक्टर्स यूज करेंगे, वो अपन को देखना है। ठीक है, तो ये हमको बहुत टाइम से पता है ना। जैसे अपन को एक एग्जांपल दिया हुआ है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियम का, है ना। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस क्या है, एक पैथोजन है ना, जो कि डाइकॉट प्लांट्स को ट्रिगर करता है। क्यों कि उनमें ये टी डीएनए को ट्रांसफॉर्म कर देता है, जिससे जो प्लांट के सेल्स है वो ट्यूमर होता है, ट्यूमर डीएनए डाल देता है, ये अपन नाम दिया उसको, है ना। तो ट्यूमर डीएनए डालने से वो उसके जो प्लांट के सेल्स है उनको ट्यूमर बना देता है। ऐसा ही रेट्रोवायरस एक एनिमल्स में होता है, जो नॉर्मल सेल्स को कैंसर के सेल्स में कन्वर्ट करा देता है। तो इस तरह के जो डीएनए ट्रांसफर हो रहा है, जो ये अपने ये बैक्टीरिया वायरसेस कर रहे हैं प्लांट्स और एनिमल्स में, ये भी एक तरह का क्या है, वेक्टर है। ये अपने डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफर कर रहा है अपने होस्ट में। सेम चीज अपन कर रहे हैं। ठीक है, a better understanding of the art of delivering genes by pathogens and their eukaryotic hosts has general knowledge to transform these tools of pathogens into useful vectors for delivering genes of interest to humans। ठीक है, सेम काम वो कर रहे हैं, सेम काम अपन कर रहे हैं। The tumor inducing TI plasmid of Agrobacterium tumefaciens has been now modified into cloning beta, which is no more pathogenic to plants but is stable able to use mechanisms to deliver genes into our interest into variety of plants। अपन ने क्या किया, जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूनिफेशियंस था, वो अपने मतलब का, बेचारा अपने मतलब का ट्यूमर इंट्रोड्यूस करा रहा था प्लांट में, है ना। ह्यूमंस ने क्या किया, उसका ट्यूमर वाला तो निकाल लिया और उसमें अपने अपने जोड़ के अब प्लांट्स में अपने इंटरेस्ट की चीजें इंट्रोड्यूस कराता गया। तो काम सारा कौन कर रहा है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूनिफेशियंस क्या कर रहा है, अपना टी डीएनए डाल रहा है प्लांट्स में, लेकिन ट्यूमर इंड्यूस नहीं करा पा रहा, क्योंकि ट्यूमर इंड्यूस कराने वाला जीन अपन ने निकाल दिया और उसकी जगह अपना डिजायर्ड जीन डाल दिया। ठीक है, सेम अपने रेट्रोवायरसेस के साथ किया, और फिर रेट्रोवायरस एनिमल्स में आके कैंसर कर रहा था, हमने कैंसर वाला निकाल के हम दूसरे काम में लगा दिए उसको। तो इस तरह से हमने जो प्लांट्स और एनिमल्स में जो नेचुरली बहुत टाइम से जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो इंट्रोड्यूस भी नहीं थी, उससे पहले से ये नेचुरली चीजें चल रही है, उसको फिर हमने मॉडिफाई करके अपने इंटरेस्ट में करा लिया, ताकि अब हमको नया नहीं बनाना पड़ा ना वेक्टर, वेक्टर अपने आप ही आ गया। ठीक है, अब जो अपने पास नेक्स्ट लास्ट टॉपिक आता है मतलब लास्ट सब टॉपिक आता है इस टॉपिक का, वो है कॉम्पिटेंट होस्ट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए मतलब अपने पास की रिकॉम्बिनेंट डीएनए पर बना तो रहे हैं, अब एक कॉम्पिटेंट होस्ट भी तो होना चाहिए, मतलब एक हेल्दी एकदम हट्टा कट्टा होस्ट भी होना चाहिए ना, जो अपनी चीजें एक्सेप्ट कर ले। तो एक्सेप्ट करने वाला होस्ट अपन को चाहिए। वो एक्सेप्ट करने वाला होस्ट में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए, तो वो अपन देखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स तो नहीं मतलब अपन उसमें ऐसा क्या करें कि उसको सही बना दे अपन, कि भाई हाँ तू सही नहीं है, लेकिन हम फिर भी तेरे को ऐसे ऐसे चीजें दे देंगे कि हम उस तेरे को ऐसा बना देंगे तो हमारा डीएनए एक्सेप्ट कर लेगा, है ना। तो ऐसा तो है नहीं ना कि डीएनए कोई भी एक्सेप्ट कर लेगा उसका, तो डीएनए एक्सेप्ट करवाना पड़ेगा। तो इन ऑर्डर टू फोर्स बैक्टीरिया टू टेक अप द प्लाज्मिड, है ना, मतलब जो होस्ट है उसको फोर्स करना पड़ेगा कि भाई तू हमारा प्लाज्मिड ले ले, तो पहले उसको कॉम्पिटेंट बनाना पड़ेगा। कॉम्पिटेंट बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, उसको ट्रीट कराएंगे पहले तो स्पेसिफिक कंसंट्रेशन ऑफ डाइवेलेंट कैटायन सच एज कैल्शियम, जिससे उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगी, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी डीएनए लेने की,
है ना, क्योंकि उसमें पोर्स, उसकी जो सेल वॉल में पोर्स हैं वो इस तरह से बन जाएंगे फिर कि वो ज्यादा डीएनए अपने अंदर ले पाएगा, है ना, ज्यादा डीएनए ले पाएगा अपने अंदर। फिर उसके बाद आता है अपने पास कि फिर अपना जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो अपन उसके अंदर फोर्स कर देंगे, है ना, बाय इंक्यूबेटिंग द सेल्स विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए ऑन आइस, फॉलोड बाय प्लेसिंग ब्रीफली एट 42 डिग्री Celsius heat shock and then putting them back on ice. This enables bacteria to take up the recombinant DNA. मतलब कि भाई पहले इसको टॉर्चर कर रहे हैं अपन डीएनए को, ठीक है, अपन उसको कॉम्पिटेंट बनाना वगैरह ये सब मतलब मान लो कि भाई फॉर्मल लैंग्वेज है, ठीक है। इनफॉर्मली इफ वी सी, सो इट वुड बी लाइक कि अपन बैक्टीरिया को टॉर्चर कर रहे हैं। टॉर्चर कैसे कर रहे हैं? पहले भाई उसको क्या दिया अपन ने? पहले अपन उसको डाइवेलेंट केटाइंस दिए, कि उसकी कंसंट्रेशन ही चेंज कर दी, बेचारे के अंदर की कंसंट्रेशन ही चेंज कर दी, उसके पोर्स खोल दिए, ठीक है, पोर्स खोल दिए। फिर उसके बाद अपन पहले उसको आइस पे रखा, ठीक है, उसको आइस पे इंक्यूबेट करा। फिर इसको थोड़ी सी देर के लिए अपन ने 42 डिग्री सेल्सियस पे रख दिया। 42 डिग्री सेल्सियस को हीट शॉक लगा, फिर उसको लेके जाके आइस पे रख दिया। अब बेचारा इतना टॉर्चर हो गया, बोले दे दो, तुम दे दो, एक काम करो। तो दिस एनेबल्स बैक्टीरिया टू टेक अप रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ऐसे ले लेता है। अब ये एकमात्र तरीका नहीं है, ठीक है, इसके अलावा भी अपने पास कुछ नंबर ऑफ वेज हैं जिनसे अपन उसको ऐसा करा सकते हैं। जैसे एक तरीका है अपने पास माइक्रो इंजेक्शन, जिसमें जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए उसको अपन डायरेक्टली इंजेक्ट कर देते हैं न्यूक्लियस में एनिमल सेल के, ठीक है। दूसरा जो तरीका है ना, वो है अपने पास क्या, बायोलिस्टिक्स या जीन गन, है ना, या तो इंजेक्शन लगा दो या फिर सीधा गन से उड़ा दो। अब माइक्रो इंजेक्शन किस में काम कर रहा है अपना? एनिमल सेल में। और बायोलिस्टिक्स या फिर जिसको जीन गन कह रहे हैं वो अपना किस में काम कर रहा है? प्लांट्स में। इसमें क्या करते हैं अपन? इसमें अपन क्या यूज लेते हैं कि हाई वेलोसिटी, ठीक है, माइक्रो पार्टिकल्स ऑफ गोल्ड या टंगस्टन के साथ अपन डीएनए को कोट कर देते हैं, फिर उसके बाद उसको धाए धाए शूट कर देते हैं, है ना। एंड द लास्ट मेथड यूजेस डिसआर्म पैथोजन, मतलब बेचारा निहत्ता, ठीक है, क्या कहेंगे, निहत्ता वेक्टर है, उसको यूज करेंगे, फिर उसको इन्फेक्ट कर देंगे सेल को, अपने होस्ट सेल को, ठीक है, अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए उस तक पहुंचाने के लिए। अब अपन ने सारे टूल्स पढ़ लिए हैं, है ना, जितने भी थे टूल्स रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के। अब अपन पढ़ेंगे प्रोसेसेस, कि ऐसे कौन से प्रोसेसेस हैं जिनसे अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए अपन यूज करते हैं वगैरह, वो पढ़ेंगे, ठीक है। चलो शुरू करते हैं, ठीक है। तो अपन को पढ़ने हैं प्रोसेसेस, ठीक है। प्रोसेसेस, अब थोड़ा सा खुद दिमाग लगाओ कि प्रोसेसेस क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। कि मान लो अपन को बोला हुआ है कि अपन को अपना डिज़ायर्ड प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है। तो प्रोडक्ट के लिए सबसे पहले अपन को क्या चाहिएगा? होस्ट सेल चाहिएगा। होस्ट सेल के अंदर क्या चाहिएगा? अपने को अपना डिज़ायर्ड डीएनए चाहिएगा। डिज़ायर्ड डीएनए पहुंचाएगा कौन? वेक्टर पहुंचाएगा। वेक्टर के डीएनए से अपना डीएनए क्या करना पड़ेगा? अपन को जोड़ना पड़ेगा। जोड़ने के लिए सबसे पहले अपन को अपना डिज़ायर्ड डीएनए कहीं से काट के लाना पड़ेगा। काट के लाने से पहले अपन को जो डिज़ायर्ड डीएनए है उसका ओरिजिन पता होना चाहिए, वहाँ से जहाँ से निकलेगा, जहाँ से अपन को निकालना है, जो एक्चुअल डीएनए था उसमें से अपन को अपना डिज़ायर्ड पार्ट कट करके अपने वेक्टर के डीएनए के पार्ट में जोड़ के वेक्टर को अपने होस्ट सेल तक पहुँचा के वहाँ पे अपने जो डीएनए है उसको एम्पलीफाई कराना पड़ेगा, मतलब उसको बढ़ाना पड़ेगा। फिर उसके बाद जाके अपन को अपना प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। तो ये सारे अपने प्रोसेसेस चलेंगे, ये मैंने बताया कि है ना क्या क्या प्रोसेसेस चलेंगे, ये अपन ने दिमाग लगाया, ठीक है। तो इन्हीं को अपन को पढ़ना है कि सबसे पहले क्या पढ़ेंगे अपन कि अपन सबसे पहले करेंगे आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। पहले अपन को जेनेटिक मटेरियल निकालना पड़ेगा कहीं से, ठीक है। इसके बाद अपन पढ़ेंगे कटिंग ऑफ डीएनए स्पेसिफिक लोकेशंस, मतलब अलग स्पेसिफिक लोकेशन पे काटना पड़ेगा कि जहाँ से अपन को अपना डिज़ायर्ड डीएनए का सीक्वेंस मिले, ठीक है। फिर उसके बाद अपन को एम्पलीफाई कराना पड़ेगा जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर। पीसीआर एक टेक्निक होती है जिसको अपन यूज़ करके अपना जो डिज़ायर्ड डीएनए का पार्ट है उसको एम्पलीफाई कराएंगे, यानी उसको बढ़ाएंगे, रेप्लिकेट कराएंगे, ठीक है। उसके बाद आता है अपना इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट सेल या ऑर्गेनिज्म। अब अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए मिल तो गया, लेकिन वेक्टर की मदद से अब अपन को क्या करना पड़ेगा? उसमें होस्ट सेल में उसको
भेजना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद आता है अपना कि ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट, कि अब सब काम हो गया, अब अपन को अपना प्रोडक्ट निकालना है। तो प्रोडक्ट निकालने के लिए अपन ऐसे बड़े बड़े टैंकर्स में डालेंगे अपना होस्ट सेल, और वो अपने लिए अपना प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक है, ये तो हो गया ओवरव्यू। ठीक है, अब पढ़ेंगे अपन इसको डिटेल में। ठीक है, आ जाओ। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि है ना, अपन को पता है कि न्यूक्लिक एसिड ही सभी का जेनेटिक मटेरियल होता है विदाउट एनी एक्सेप्शन। भाई, उनको लिविंग ऑर्गेनिजम्स इसलिए बोला है क्योंकि उनके पास एक जेनेटिक मटेरियल है जो आगे ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, तो अब बोल क्या रहा है कि है ना, मेजॉरिटी जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें अपन को डीएनए मिलता है, आरएनए नहीं मिलता, डीएनए मिलता है। लेकिन डीएनए को कट करना है अपन को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, अपना स्पेसिफिक सीक्वेंस लेने के लिए। लेकिन उससे पहले जो डीएनए है वो प्योर फॉर्म में भी तो होना चाहिए, फ्री फ्रॉम अदर मैक्रोमोलिक्यूल्स। ऐसा तो है नहीं ना कि सेल ने अपने डीएनए का बूफे लगा के रखा हुआ है कि भाई आओ ले जाओ। नहीं, उसके आसपास और भी सारी चीज़ें हैं जिनको हमें ब्रेक करना पड़ेगा सेल को, कि उस सेल में से बाकी सारी चीज़ें हटानी पड़ेगी और सिर्फ प्योर डीएनए लाना पड़ेगा, जहाँ जिसको फिर अपन लास्ट में कट कर सकें। ठीक है, तो और कौन से मॉलिक्यूल्स होंगे एक सेल में? ठीक, देखो, आरएनए होगा, प्रोटीन्स होंगे, पॉलीसैकेराइड्स होंगे और लिपिड्स भी होंगे। ठीक है, तो हमको सबसे पहले इन सबको हटाना पड़ेगा, तब जाके हमको अपना प्योर डीएनए मिलेगा। उस प्योर डीएनए की फॉर्म में ही हम उसके ऊपर अपना क्या लगा पाएंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है, उसके आगे प्रोसेस करने से पहले हमें प्योर डीएनए चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, सबसे पहले सेल को तोड़ेंगे। सेल को तोड़ने के लिए अगर एनिमल सेल है तो केवल प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, लेकिन अगर बैक्टीरियल सेल है तो उसमें किसकी लेयर होगी, लाइसोसोम की होगी तो लाइसोजाइम एंजाइम यूज़ करेंगे। प्लांट की होगी तो सेल्यूलोज होगा, सेल्यूलेज एंजाइम यूज़ करेंगे। फंगस की होगी तो काइटिन की सेल वॉल होगी, उसके लिए काइटिनेज एंजाइम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये यूज़ करके हम पहले सेल के अंदर काट के घुस जाएंगे। सेल के अंदर घुस गए तो लेकिन हमको पता है अब कि जो डीएनए है अकेला तो होता नहीं है, एक प्रोटीन के ऊपर होता है जिसका नाम होता है हिस्टोन प्रोटीन। उसके अलावा उसके आसपास आरएनए भी होता है। तो आरएनए को हटाने के लिए अपन यूज़ करेंगे राइबोन्यूक्लिएज एंजाइम, प्रोटीन को हटाने के लिए यूज़ करेंगे अपन प्रोटीएज एंजाइम। तो इस तरह से अपन को ये सारे एंजाइम्स यूज़ करने पड़ेंगे। ठीक है, अब एक और चीज़ कह रहा है कि बाकी सारे जो भी अपने पास मैटर है मैक्रोमोलिक्यूल्स का, उनको अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट दे के अपन प्योरीफाइड डीएनए अल्टीमेटली अपन निकाल सकते हैं। कैसे, एक और चीज़ डाल के जिसका नाम है चिल्ड इथेनॉल, ठंडी दारू। ठीक है, ये डाल के अपन अपना प्योर डीएनए निकाल सकते हैं। और डीएनए किस फॉर्म में निकलेगा, फाइन थ्रेड्स की फॉर्म में निकलेगा, सस्पेंशन में, है ना। और एक क्वेश्चन इस डायग्राम से आता है जहाँ पे हम ये एक तरह का इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं। इसको मैं थोड़ा कंप्लीट करूँ अगर, ये इंस्ट्रूमेंट ऐसा दिखता है। ठीक है, ऐसा सा होता है एक इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो ये करता क्या है कि इंस्ट्रूमेंट से अपन जो ऊपर डीएनए अपना प्रेसिपिटेट होके आ जाता है फाइन थ्रेड्स की फॉर्म में सस्पेंशन में से, तो उसको अपन निकालते हैं और इस प्रोसेस को कहते हैं स्पूलिंग। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है ना। तो इस तरह से अपन ने प्योर डीएनए निकाल लिया। प्योर डीएनए निकालने के बाद अपन को क्या करना पड़ेगा, डीएनए को कट करना पड़ेगा स्पेसिफिक लोकेशंस में। स्पेसिफिक लोकेशन में कट करने के लिए अपन को कौन सा एंजाइम चाहिए, अपन को चाहिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, है ना, जो कि डाइजेस्ट कर देगा डीएनए मॉलिक्यूल्स को, है ना। और ऑप्टिमल कंडीशंस फॉर द स्पेसिफिक एंजाइम्स, मतलब हर एंजाइम के लिए एक स्पेसिफिक कंडीशन होती है, फिजिकल कंडीशंस भी, टेम्परेचर, कौन सा प्रेशर और कौन से पीएच पे वो काम करेगा, ये अपन को पता होना चाहिए। वो अपन कंडीशंस पहले बनाएंगे, फिर उसके बाद अपना रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डालेंगे और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम अपना काम करेगा। ठीक है, उसके अलावा अपन एक और टेक्निक इसमें यूज़ करेंगे, इसका नाम है एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। किस चीज़ के लिए, कि भाई जो अपन ने कराया है एंजाइम से डाइजेशन, वो हुआ भी है कि नहीं, तो उसका प्रोग्रेस चेक करने के लिए अपन एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज़ करेंगे। अब जो डीएनए है, अपन ने पहले भी पढ़ा कि जो डीएनए है वो नेगेटिवली चार्ज्ड है, तो वो किस तरफ जाएगा,
पॉजिटिव इलेक्ट्रोड यानी एनोड की तरफ जाएगा, है ना। तो वहाँ से अपन निकालेंगे। फिर उसकी इसी प्रोसेस को अपन वेक्टर डीएनए के साथ भी करेंगे। क्यों भाई, अपन को दो डीएनए चाहिए ना, एक तो फॉरेन डीएनए, एक वेक्टर डीएनए, दोनों को लाके अपन फिर जोड़ देंगे, फिर अपन उसमें लेके जाएंगे, है ना। तो दोनों जगह अपन को सेम प्रोसेस करना पड़ेगा, सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के साथ करना पड़ेगा, ये भी ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट चीज़ आ जाती है अपने पास क्या, कि इन दोनों को जॉइन करना पड़ेगा। अरे भाई, जब तोड़ दिया उसके बाद जोड़ना भी तो पड़ेगा। तो जोड़ने के लिए अपन कौन सा एंजाइम यूज़ करेंगे, लाइगेज एंजाइम यूज़ करेंगे। तो क्या कह रहा है, आफ्टर कटिंग द डीएनए सोर्स एज वेल एज द वेक्टर डीएनए विद स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम द कट आउट जीन ऑफ इंटरेस्ट, अपन को क्या मिल गया, जीन ऑफ इंटरेस्ट मिल गया, है ना। सोर्स डीएनए से और कट वेक्टर स्पेस आर मिक्सड और लाइगेज एंजाइम अपन इसमें ऐड कर देंगे। लाइगेज एंजाइम आ गया, ठीक है। और इससे अपना क्या बन जाएगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए अपन को फाइनली मिल जाएगा। रिकॉम्बिनेंट डीएनए अपन को मिल चुका है। अब अपन को क्या कराना है, उसका एम्प्लीफिकेशन। क्यों? क्योंकि अपन को अब अपने को जो डीएनए मिला है, अब अपन को उसको बहुत सारा बनाना है, ताकि अपनी उसको बहुत सारे वेक्टर्स में डाल सके अपने होस्ट ऑर्गेनिज्म में डालने के लिए। अब क्योंकि एरर के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे कि कहाँ एरर हो जाए, कौन सा वेक्टर ना पहुंचे, कौन सा अपने पास डीएनए ना पहुंचे, तो उस चीज को मिनिमाइज करने के लिए अपन को इसका एम्प्लीफिकेशन कराना पड़ेगा। ठीक है। एम्प्लीफिकेशन कराने के लिए अपन एक टेक्निक का यूज करेंगे जिसका नाम है पीसीआर, या उसकी फुल फॉर्म है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन नाम से समझो कि एक रिएक्शन हो रहा है जिसमें चेन रिएक्शन होगी, चेन प्रोसेस होगा, जो अपन फिजिक्स केमिस्ट्री में अपन पढ़ते हैं कि चेन रिएक्शन कौन सा होता है, जो एक बार स्टार्ट हो जाता है तो वो अपने आप चलता रहता है फिर। ठीक है। एंड पॉलीमरेज मतलब अपन पॉलीमराइजेशन करा रहे हैं इस प्रोसेस में। ठीक है। तो इस प्रोसेस में अपन कर क्या रहे हैं ये समझो। इस प्रोसेस में अपन यूज करेंगे अपना डीएनए, जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए अपना था ऑलरेडी। ठीक है। उसको डीनेचुरेट करा देंगे। डीनेचुरेट मतलब उसको तोड़ तोड़ देंगे उसके दोनों स्ट्रैंड्स को। ठीक है। डीनेचुरेट कराने के लिए अपन क्या यूज करते हैं, हाई हीट, वेरी हाई टेम्परेचर का यूज करते हैं उसको डीनेचुरेट कराने के लिए। डीनेचुरेट हो गया, फिर अपन यूज करेंगे कुछ केमिकली सिंथेसाइज्ड ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड्स। ये कहाँ लिखा है, ये आ जाओ यहाँ पे, ये लिखा कि सम सेट्स ऑफ प्राइमर्स। ठीक है। टू सेट ऑफ प्राइमर्स यूज करते हैं बेसिकली अपन। तो वो क्या बोलते हैं कि स्मॉल केमिकली सिंथेसाइज्ड ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड्स दैट आर कॉम्प्लीमेंट्री टू द रीजन्स ऑफ डीएनए। ठीक है। मतलब डीएनए से कॉम्प्लीमेंट्री है अपने क्या, प्राइमर्स, तो उनको यूज करेंगे अपन यहाँ पे। उनको कैसे यूज करना है अपन को, देखो कि जब अपना डीएनए डीनेचुरेट हो गया, दो अलग अलग स्ट्रैंड्स में टूट गया, तब अपन यहाँ पे प्राइमर्स ऐड कर देंगे, है ना। दो सेट ऑफ प्राइमर्स ऐड करेंगे तो छोटे छोटे स्ट्रैंड्स ऐड हो जाएंगे यहाँ पे। अब दोनों स्ट्रैंड्स को ऐड करने वाले इस स्टेप को क्या नाम दिया है अपन ने, अनीलिंग। अनीलिंग का अपन ने यहाँ पे प्रोसेस कर दिया। फिर इसके बाद क्या होगा, अब इसमें अपन डालेंगे एक एंजाइम जो कि है डीएनए पॉलीमरेज। वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज डीएनए पॉलीमरेज एक ऐसा एंजाइम है जो पॉलीमराइजेशन कराएगा डीएनए का, लेकिन लेकिन इन इवन इन द प्रेजेंस ऑफ इवन इन द प्रेजेंस ऑफ हाई हीट ये खराब नहीं होगा। एंजाइम्स की एक प्रॉपर्टी अपन ने पढ़ी है कि वो एक पर्टिकुलर पीएच और पर्टिकुलर टेम्परेचर पे काम करते हैं। ठीक है। तो ये एंजाइम ऐसा है जो हाई टेम्परेचर पे भी वर्क करता है। तो जितना भी टेम्परेचर अपन ने डीनेचुरेशन में लगाया और एनिलिंग का प्रोसेस में अपन ने फिर प्राइमर्स जोड़ दिए, तो टेम्परेचर काफी हाई हो रखा है यहाँ पे। अगर अपन नॉर्मल से कोई सा भी डीएनए पॉलीमरेज डाल दिया तो वो डीनेचुरेट हो जाएगा, वो एंजाइम ही खराब हो जाएगा, है ना। तो वो चीज बचाने के लिए अपन यूज करते हैं टैक पॉलीमरेज का। टैक पॉलीमरेज एक ऐसा एंजाइम है जो कि हाई टेम्परेचर पे भी सरवाइव कर जाता है ना। इसको एक बार देख लेते हैं अपन, कहाँ है ये रहा। Such repeated amplification is achieved by the use of thermostable DNA polymerase। थर्मोस्टेबल क्यों बोला, क्योंकि अपन को जो हाई टेम्परेचर है उस पे भी इसकी रिक्वायरमेंट होगी, तो वहां पे ये खराब नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो इट इज आइसोलेटेड फ्रॉम बैक्टीरियम थर्मस एक्वेटिकस, है ना। इस पे क्वेश्चन आया हुआ है कि थर्मस एक्वेटिकस से अपन को अपना जो एंजाइम है वो मिलता है जिसका नाम है टैक पॉलीमरेज, जो कि हाई टेम्परेचर पे भी एक्टिव रहता है।
है ना। और इसमें क्या लिखा हुआ है कि जो एंजाइम है वो प्राइमर्स जाके जुड़ गए अपने डीएनए के साथ, है ना। तो वो अब जो जीनोमिक डीएनए है वो अपना किसके किसके जैसा काम करेगा, एक टेम्पलेट के जैसा काम करेगा, है ना। फिर वहां पे क्या प्रोसेस चलेगी, रेप्लिकेशन की प्रोसेस चलेगी, जहाँ पे डीएनए अपना इतनी बार क्या हो जाएगा, इतनी बार वो रेप्लिकेट हो जाएगा कि एक डीएनए का सेगमेंट, सिंगल डीएनए का सेगमेंट भी बिलियन टाइम्स रेप्लिकेट हो जाएगा। मतलब 1 बिलियन कॉपीज यहाँ पे अपन को मिल जाएंगी, है ना। तो यहाँ पे अपन ने प्रोसेस करा लिया किसका, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, वो करा लिया अपन ने, जहाँ पे अपने को कितने प्रोसेसेस मिले, कितने स्टेप्स मिले, डीनेचुरेशन मिला, एनीलिंग मिला, एक्सटेंशन मिला। एक्सटेंशन वही जब अपन ने पॉलीमरेज डाल दिया और वो जब बिलियन कॉपीज बना रहा है, तो उसी को स्टेप को क्या नाम दिया अपन ने, एक्सटेंशन नाम दिया। अब इसी की बहुत सारी साइकिल्स होगी, 30 साइकिल्स इसकी हो जाएगी, फिर अपन को एम्पलीफाइड 1 बिलियन टाइम्स अपन को अपना डीएनए मिल जाएगा, है ना। इसके आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है कि ये वाली लाइन देख ली अपन ने कि हाई टेम्परेचर पे भी इसका डिनेचुरेशन नहीं होता। मतलब जब डिनेचुरेशन हम करा रहे हैं डीएनए का, तब वो एंजाइम डिनेचुरेट नहीं होता। डीएनए डिनेचुरेट हो रहा है लेकिन अपना एंजाइम खराब नहीं होता, एंजाइम काम कर लेगा इस हाई टेम्परेचर पे भी, है ना। फिर अब जो अपने पास फ्रैगमेंट आ गया, अब अपन उसको अपने वेक्टर के डीएनए के साथ जोड़ देंगे, तो उसको वहां से जाके लाइगेट कर देंगे। तो ये अपना प्रोसेस हो गया एम्पलीफिकेशन का। एम्पलीफिकेशन अपना जो जीन ऑफ इंटरेस्ट था उसको अपन ने एम्पलीफाई करा लिया है। अपन ने क्या क्या करा, पहले सबसे पहले अपन ने डीएनए को अलग करा, ठीक है। डीएनए को प्योर डीएनए निकाला, फिर प्योर डीएनए को स्पेसिफिक लोकेशंस पे कट करा। स्पेसिफिक लोकेशंस पे कट करने के बाद अपन ने उसको एम्पलीफाई करा लिया। जो अपना नेक्स्ट स्टेप आता है, जो कि इम्पोर्टेंट है कि अपन को अब इसको अपने जो अपन को डीएनए मिला है इसको होस्ट में इंट्रोड्यूस कराना है। होस्ट में इंट्रोड्यूस कराने के लिए अपने पास क्या यूज करते हैं, अपन वेक्टर्स का यूज करते हैं। वेक्टर्स को यूज करके अपन इसको होस्ट में अब इंट्रोड्यूस कराएंगे, है ना। देयर आर सेवरल मेथड्स ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द लाइगेटेड डीएनए, लाइगेट करा हुआ है, इनटू रेसिपिएंट सेल, रेसिपिएंट सेल्स आफ्टर मेकिंग देम कॉम्पिटेंट। अपन ने ऊपर कॉम्पिटेंट बनाने के कुछ तरीके पढ़े थे, क्या क्या तरीके थे, रिविजिट करें। चलो, ये रहा कॉम्पिटेंट होस्ट, है ना। तो कॉम्पिटेंट बनाने के लिए अपन ने क्या क्या तरीके देखे थे, एक तो फोर्स कर दिया था, है ना, जहां पे अपन ने कैल्शियम का यूज किया था, है ना। तो इसके अलावा अपन ने क्या क्या यूज किया था, हीट शॉक का यूज किया था अपन ने, माइक्रो इंजेक्शन का यूज किया था अपन ने, बायोलिस्टिक्स और जीन गन का यूज किया था अपन ने, है ना। तो ऐसे कर करके अपन अपने होस्ट में अपना डीएनए पहुंचा सकते हैं, जो डिजायर्ड डीएनए है, तो उसको कॉम्पिटेंट बना के अपन उसमें ये चीजें पहुंचा सकते हैं। अब वो ही एंटीबायोटिक जीन होगा, रेजिस्टेंस जीन होगा, जहां पे अपन उसको अटैच करेंगे, तो फिर उससे अपन उसको ट्रांसफॉर्मेंट्स और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स को अलग कर सकते हैं, ठीक है। एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट सेल्स, इफ वी स्प्रेड द ट्रांसफॉर्म सेल्स ऑन अगार प्लेट्स, वही जैसे अपन ने पहले देख लिया कि उसको कैसे अपन डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो वो अपन यहाँ भी पढ़ेंगे। मतलब उसका यूज यहाँ हो रहा है प्रोसेस में कि जब अपन ने एम्पलीफाई करा लिया और अपन ने अब उसको वेक्टर से लाइगेट करा के अपन उसको वेक्टर को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं अपने होस्ट सेल में, बेसिकली अपने डीएनए को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं होस्ट सेल में, तो उसको अलग अलग डिफरेंशिएट भी होना चाहिए कि भाई हाँ कौन सा होस्ट हमारे काम का है, कौन सा नहीं है। तो ट्रांसफॉर्म्ड जो है उनको अनट्रांसफॉर्म से अपन अलग कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया द एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन, इन दिस केस इज कॉल्ड सिलेक्टेबल मार्कर। मतलब अब जो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है वो काम कर रहा है अपना एक सिलेक्टेबल मार्कर का। सिलेक्टेबल मार्कर जो अपन ने ऊपर पढ़ा था कि सिलेक्टेबल मार्कर वो है जहां से हम अलग कर सकते हैं किस किस को, ट्रांसफॉर्मेंट्स को और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स को। तो वही काम कर रहा है यहाँ पे एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन, ठीक है। अपन ने इंट्रोड्यूस करा दिया जो भी अपन ने कॉम्पिटेंट बनाने की जितनी भी टेक्निक्स थी, माइक्रो इंजेक्शन, बायोलिस्टिक्स या जीन गन, हीट शॉक, या फिर कैल्शियम का यूज करके, है ना। तो अपन ने ये कॉम्पिटेंट बना के होस्ट में इंट्रोड्यूस करा दिया अपना जीन। अब अपन चलेंगे जहां कहाँ पे, ऑप्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट। मतलब अब अपन आ गया, मतलब इतनी देर से तो हम मेहनत कर रहे थे, भाई अब हमको हमारा प्रोडक्ट दे दो, ठीक है। अब हमने हमारा सारा इनपुट डाल दिया, अब हमको आउटपुट चाहिए। मतलब अब हमारा जो होस्ट है वो हमें हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट, जिसके लिए हमने इतनी मेहनत करी है, वो देगा। लेकिन उसके लिए हमको थोड़ी सी मेहनत और करनी पड़ेगी। वो क्या है, वो, ठीक है।
अब अपन देखेंगे कि अपन को निकालें कैसे, ठीक है। तो उसके लिए अपन को देखना पड़ता है पहले, ये अपन क्या लिखा है इसमें, कि ये कह रहा है कि when you insert a piece of alien DNA into cloning vector and transfer it into bacterial, plant or animal so that alien DNA gets multiplied. अब हमने देख लिया मल्टीप्लिकेशन हो रहा है. In almost all recombinant technologies, the ultimate aim to produce the desirable protein. मतलब अपने जो बात करी कि अल्टीमेट गोल क्या है अपना, कि अपन को प्रोडक्ट मिलना चाहिए, और हर केस में अपना प्रोडक्ट बेसिकली होता क्या है, एक डिजायर्ड प्रोटीन जो कि वो जीन इंड्यूस कराने वाला है. अब इंपॉर्टेंट लाइन क्या है, Hence, there is a need for the recombinant DNA to be expressed. मतलब जो अपना recombinant DNA है उसका express होना ही अपना ultimate goal है. तो उसके लिए अपन को क्या चाहिए, कुछ appropriate conditions चाहिए जहाँ पे जो foreign gene है जो अपन ने इंट्रोड्यूस कराया है वो अपना प्रोडक्ट बना सके. तो उसके लिए अपन को कुछ डिटेल्स देखनी पड़ेगी. अब क्या लिखा है देखते हैं कि after having cloned the gene of interest and having optimized the conditions to induce the expression of the target protein, one has to consider producing it on large scale. अब ये तो है नहीं ना, अपन जो अपन अभी तक जो कर रहे थे वो पेट्री डिश में कर रहे थे. पेट्री डिश में कर रहे थे तो एकदम स्मॉल सा कल्चर मीडियम था, स्मॉल ही अपने पास जीन थे, मतलब स्मॉल ही अपने पास होस्ट था. फिर उसके बाद अपने जो प्रोडक्ट मिलेगा वो भी तो स्मॉल क्वांटिटी मिलेगा. अब पेट्री डिश में से आप कितना ही प्रोडक्ट निकाल लोगे, बट मेन मोटिव जो है अपना वो प्रोटीन बनाना है. अब उसमें से इतना सा प्रोटीन मिलेगा, उसकी उसका कुछ नहीं होगा, ठीक है. तो उसको अपन को एक लार्ज स्केल में बनाना पड़ेगा. तो यही पूछ रहा है जो इसने क्वेश्चन, उसका आंसर दे दिया अपन ने कि नीड क्या है लार्ज स्केल प्रोडक्शन की, अपन ने देख ली, क्योंकि भाई अपन को प्रोटीन ज्यादा चाहिए. ऐसा तो नहीं है जरा से प्रोटीन से अपन काम चला लेंगे, अपन को प्रोटीन ज्यादा चाहिए, तो उसके लिए अपन को लार्ज स्केल प्रोडक्शन कराना पड़ेगा. तो if any protein encoding gene is expressed in a heterologous host, जो अपन ने प्रोटीन encoding जो अपन ने जीन डाला है वो जब heterologous host में, जब वो heterologous host में express हो जाएगा तो उसको कहेंगे recombinant protein. ठीक है, अपना ultimate goal. The cells harboring cloned genes of interest may be grown on a small scale in the laboratory. The cultures may be used for extracting the desired protein and then purifying it using different separation techniques. क्योंकि उसके साथ और भी जो चीजें निकलेंगी, मतलब बेचारा सेल ये तो है ना, ये तो नहीं है ना कि मतलब हमने हमारा जीन डाला तो उसके अलावा उसको खुद की लाइफ प्रोसेसेस नहीं करेगा, खुद की लाइफ प्रोसेसेस करेगा, उसके अलावा खुद के प्रोटीन्स बनाएगा. तो हमको अपना प्रोटीन उसमें से निकालने के लिए उसको क्लीन करना पड़ेगा, तो हमको यूज करनी पड़ेगी कुछ सेपरेशन टेक्निक्स. ठीक है, आगे देखो कि है ना, इसको द सेल्स कैन आल्सो बी मल्टीप्लाइड इन continuous culture system wherein used medium is drained out from one side while fresh medium is added from the other. मतलब एक साइड से तो हम हमारा जो मीडियम है वो जो यूज हो चुका है उसको निकाल लेंगे और दूसरी साइड से हम फ्रेश मीडियम ऐड करते हुए चलेंगे, ताकि जो सेल्स है वो अपनी फिजियोलॉजिकली मोस्ट एक्टिव या एक्सपोनेंशियल फेज में बने रहे. अरे मतलब हम जो हमारा होस्ट सेल है उसको अपने आसपास का इन्वायरमेंट अच्छा चाहिए, लेकिन अब हमने उसको पैक कर दिया एक डब्बे में, हमने उसको एक डब्बे में पैक कर दिया, उसमें उसको एक आर्टिफिशियल मीडियम प्रोवाइड कर दिया. आर्टिफिशियल मीडियम में उसकी लाइफ की सारी, उसको जरूरत की जितनी भी चीजें हैं वो सब दे दी हमने, ठीक है. लेकिन अब वो जैसे जैसे उनको यूज करता जाएगा अपना प्रोटीन बनाता जाएगा, पर एक टाइम आएगा जब उस मीडियम में उसकी नेसेसिटी के सारे मिनरल्स वाइटामिन वगैरह खत्म हो जाएंगे. तो हम क्या करेंगे, एक साइड से उस पुराने वाले मीडियम को निकालते जाएंगे और नए मीडियम को डालते जाएंगे. यही है कि अब दिस टाइप ऑफ कल्चरिंग मेथड produces large biomass leading to high yields of desired protein. अब large biomass बन जाएगा एक ही डब्बे से, एक ही डब्बे में हमको डालना है और उसी से हमको मिलता जाएगा हमारा जो डिजायर्ड प्रोटीन है. अब स्मॉल वॉल्यूम से है ना, कैन नॉट यील्ड अप्रिशिएबल क्वांटिटीज ऑफ प्रोडक्ट. जब हमने बात करी कि कम इतना सा प्रोटीन बनेगा वो किसी काम ही नहीं आएगा, तो इसलिए हमको लार्ज क्वांटिटीज में चाहिए. लार्ज क्वांटिटीज में बनाने के लिए ही हम यूज करते हैं बायो रिएक्टर्स का. बायो रिएक्टर्स एक लार्ज वॉल्यूम टैंक्स होते हैं जहां पे हम आर्टिफिशियली कंडीशंस को मेंटेन कराते हैं फॉर आर प्रोटीन प्रोडक्शन. इसकी डेफिनेशन ये रही
A bioreactor provides the optimal conditions for achieving the desired product by providing optimum growth conditions, temperature, pH, substrate, salts, vitamins, oxygen. तो इन सबको हम आर्टिफिशियली प्रोवाइड करा रहे हैं अपने होस्ट ऑर्गेनिज्म को, ताकि वो हमारा प्रोडक्ट बना के हमको दे दे, है ना। अब द मोस्ट कॉमन टाइप कौन सा है, ये क्वेश्चन आता है कि मोस्ट कॉमन टाइप के बायोरिएक्टर कौन से हैं। स्टरिंग टाइप के होते हैं, जो जिनका डायग्राम हमको यहाँ दिया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम्स है, ठीक है। आगे देखते हैं हम क्या है कि इसको एक्सप्लेन कर रखा है थोड़ा कि स्टर्ट जो टैंक रिएक्टर्स होते हैं वो कैसे काम करते हैं। तो होता क्या है कि यूजुअली इट्स अ सिलिंड्रिकल टैंक, देख दिख रहा है सिलिंड्रिकल टैंक हमको, इट्स अ सिलिंड्रिकल टैंक विद कर्व बेसिस टू फैसिलिटेट द मिक्सिंग ऑफ रिएक्टर कंटेंट्स। तो स्टरिंग टैंक है, नाम में स्टरिंग है, स्टरिंग मतलब मिलाना, घोलना। तो हम घोल रहे हैं लगातार, है ना। तो उसके लिए हमको एक स्टरर चाहिए, है ना। जो स्टरर हमको यहाँ दोनों केसेस में दिख रहा है, ये रहा कलर, ये रहा बीचम बीच, ठीक है, ये दोनों में रहा। तो इसको हम रोटेट करा रहे हैं। रोटेट क्यों करा रहे हैं, ताकि जो कंटेंट है अंदर, जो बात हमारे पास जो होस्ट है उसको वो मीडियम से मिक्स होता रहे, जो कल्चर मीडियम है वो उससे मिक्स होता रहे, और जो ऑक्सीजन है वो अवेलेबल होती रहे उसके सर्वाइवल के लिए। उसको जो प्रोटीन प्रोड्यूस कराना है उसके लिए उसको ऑक्सीजन मिलती रहे, ओके। इसके बाद इसमें एक अल्टरनेट भी दिया हुआ है कि एयर बबल हम बाहर से भी करा सकते हैं। ऐसा नहीं है ना कि भाई स्टर करना जरूरी नहीं है, हम बाहर से ही ऑक्सीजन देते रहें, तो वो बाहर से ऑक्सीजन भी दे सकते हैं, दैट इज ऑल्सो एन ऑप्शन। अब इसमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं कि जो हमारा सिस्टम है उसमें क्या क्या हमारे पास कंपोनेंट्स हैं हमारे बायोरिएक्टर के। तो वो है, एक तो है एजिटेटर सिस्टम दिख रहा है हमको इसमें, जिसको घुमाने का काम कर रहा है, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम, है ना। फोम कंट्रोल सिस्टम, क्योंकि फोम बनेगा। अब घोल रहे हैं तो झाग तो आएगा ना, तो उस झाग को कंट्रोल करना भी पड़ेगा कि भाई ना झाग झाग से ऊपर वो तो मतलब हमारा बायोरिएक्टर ही फेल हो जाएगा, फिर हमको प्रोडक्ट कहाँ बनाएंगे, हम अपना कल्चर का मीडियम ग्रो कराएंगे, ठीक है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए सिस्टम चाहिए। टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम, ऑप्टिमल कंडीशंस हम बना रहे हैं, आर्टिफिशियल कंडीशंस बना रहे हैं, तो टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम भी चाहिए, पीएच के लिए भी कंट्रोल सिस्टम चाहिए, एंड सैम्पलिंग पोर्ट्स सो दैट द स्मॉल वॉल्यूम्स ऑफ कल्चर कैन बी विथड्रॉन पीरियोडिकली। मतलब धीरे धीरे करके हमको हमारा जो कल्चर है वो निकालना भी तो है, जहाँ जहाँ पे हमको यूज उसका लेना है, ठीक है। एंड द लास्ट प्रोसेस जो पहले मैंने मेंशन नहीं करा, तो वो वो है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। मतलब हम, जैसे मैंने बताया कि प्रोटीन हमको मिल गया है, लेकिन प्रोटीन के साथ होस्ट ऑर्गेनिज्म ने और भी चीजें बनाई हैं, तो उसको उस चीज से अलग करना, दैट इज दैट कम्स अंडर डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। पढ़ लेते हैं कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ बायोसिंथेटिक स्टेज, बायोसिंथेटिक स्टेज हो गई जहाँ पे हमारा बन गया है, द प्रोडक्ट हैज टू बी सब्जेक्टेड थ्रू अ सीरीज ऑफ प्रोसेसेस बिफोर इट्स रेडी फॉर मार्केटिंग एज अ फिनिश्ड प्रोडक्ट, है ना। द प्रोसेसेस इंक्लूड सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन। मतलब बेसिकली हमको उसको साफ करना है, तो उसको साफ करने के लिए हम उसको सेपरेट करेंगे और हम उसको प्योरीफाई करेंगे, विच आर कलेक्टिवली रेफर टू एज डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, है ना। ये क्वेश्चन आता है कि डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं, तो सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन आर द पार्ट्स ऑफ डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, है ना। द प्रोडक्ट हैज टू बी फॉर्मुलेटेड विद सूटेबल प्रिजर्वेटिव्स। उसमें प्रिजर्वेटिव्स भी डालने पड़ेंगे कि भाई उसको लंबे टाइम तक हमको टिकाना है ना। तो उसके लिए प्रोटीन तो ऐसा तो है नहीं होस्ट ऑर्गेनिज्म ने बना के दे दिया तो और फिर हम उसको ऐसे स्टोर कर सकते हैं, नहीं। उसको प्रोटीन को हमको लंबे टाइम तक स्टोर करके रखना है, तो उसमें प्रिजर्वेटिव्स डालने पड़ेंगे। Such formulations has to undergo through clinical trials in as in case of drugs। अब प्रोटीन्स कहाँ कहाँ काम आते हैं, तो उसका भी एक छोटा सा पॉइंट ऐसा है कि प्रोटीन्स हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। प्रोटीन्स जो हमको मिल रहा है, दैट प्रोटीन कैन बी यूज्ड एज अ ड्रग। मतलब जो मेडिसिनल पर्पसेस के लिए, जो मेडिसिन के लिए हम ड्रग्स जिसका यूज करते हैं, तो वो प्रोटीन की वहीं से आता है। तो अब हमको उसके क्लिनिकल ट्रायल्स करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि भाई हमने जो जीन बनाया, हमने सारा प्रोसेस एकदम यू नो with utmost care, we have performed all the processes, but the final product has to go under trials. Why? Because that drug is supposed to go inside the body and cure something. So, is it suitable for it? मतलब, is it competent for it? कि that it can be used?
that it can be used as a medicine or not. So for that we use clinical trials. Strict quality control testing for each product is also required कि quality कि मतलब जो प्रोटीन है उसकी डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग अच्छे से हुई है ना, या फिर उसके डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग अच्छे से हुई है, उसमें एम्प्लीफिकेशन अच्छे से हुआ है, उसका इंट्रोडक्शन अच्छे से हुआ है, होस्ट सेल कॉम्पिटेंट था कि नहीं था। तो ये सारी चीजें हमको ध्यान में रखनी पड़ेगी, क्योंकि जो लास्ट प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट मिल रहा है इट इज वेरी क्रूशियल टू to take care of the quality, because जो final product है that is supposed to go inside the body and cure something. The downstream processing and quality control testing vary from product to product. मतलब जो भी different types के हम products बनाएंगे, जितने भी different types के proteins हम process करवाएंगे, उन सभी के लिए ये techniques अलग अलग होंगी। तो इनका description नहीं है, लेकिन मीनिंग ये है कि डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग का कि हमको अलग करना है और प्योरीफाई करना है अपने प्रोटीन को बाकी सारी चीजों से। फटाफट से एक बार समरी की भी रीडिंग मार लेते हैं, क्योंकि समरी इज आल्सो इम्पोर्टेंट, इससे क्वेश्चंस आते हैं। समटाइम्स देयर आर सम डिटेल्स व्हिच आर नॉट इन द चैप्टर बट इन द समरी, सो इट्स इम्पोर्टेंट। तो बायोटेक्नोलॉजी डील्स विद लार्ज स्केल प्रोडक्शन and marketing of products and processes using live organisms, cells or enzymes. Modern biotechnology using genetically modified organisms was made possible only when man learned to alter the chemistry of DNA and construct recombinant DNA. भाई जब तक हमको ये आता ही नहीं तो हम कैसे करते हैं ये सारा काम। This की process is called recombinant DNA technology, जिसपे ये पूरा चैप्टर बेस्ड है। इसी को क्या कहते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग भी इसी का दूसरा नाम है। Okay, this process involves the uses of restriction endonucleases, जिनका काम था काटना, DNA ligases जोड़ना, appropriate plasmid of viral vectors to isolate and ferry the foreign DNA into host organism. हमारी जो टैक्सी हमने बनाई थी वो, ठीक है, एक्सप्रेशन ऑफ द फॉरेन जीन, भाई एक्सप्रेस होना सबसे इंपॉर्टेंट था। फिर आ जाता है हमारे पास प्योरिफिकेशन ऑफ जीन प्रोडक्ट, जो हमारे डाउनस्ट्रीमिंग प्रोसेसेस में आ जाता है, और लास्ट में है कि द फंक्शनल प्रोटीन एंड फाइनली मेकिंग अ सूटेबल फॉर्मुलेशन फॉर मार्केटिंग। मतलब लास्ट में हमारे पास एक पर्टिकुलर फॉर्मूला मिलना चाहिए प्रोटीन का, जो कि हम बाद में बेच सके, स्टोर कर सके, और फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड वी कैन यूज इट। लार्ज स्केल प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स बायो रिएक्टर्स। इसके साथ हमारा चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। ठीक है, हमने सारे प्रोसेसेस, सारे टूल्स को कवर कर लिया है। अब हम चलेंगे इसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं नीट के, उन पे। ओके,